Hello everyone, welcome back to another video. This is the rapid revision video for the subject CPC, the Code of Civil Procedure 1908. और आज हम CPC पढ़ने वाले हैं रैपिडली वे में। और हम जो 3 4 5 वीडियो मैंने पहले बना चुका हूँ, तो हम इसमें पेटर्नल अथॉरिटी के जो सेक्शन है 1 to सेक्शन 158 वह कंप्लीट कर रहे हैं। और हम ये रैपिड रिविजन सिर्फ कर रहे हैं राजस्थान जुडिशल सर्विस के एग्जाम के लिए और प्री पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। ठीक है, हमारा POV पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा इस रैपिड रिवीजन का, वो तो सबको पता है जो वीडियो देख रहा है रैपिड रिवीजन की, कि प्री के लिए हम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने पहले वाली वीडियो तक जो मैंने कल की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने सेक्शन 78 तक करा दिए थे। जो पेटर्नल अथॉरिटी के सेक्शन 78 तक मैं करवा चुका हूँ, फ्रॉम 1 to 78। अब हम करेंगे जो मेन हमारे सेक्शन बच गए, क्योंकि अब राजस्थान के एग्जाम के लिए 5-6 दिन बचे हुए हैं, अगले संडे का तो एग्जाम ही है, तो अब हम करेंगे। ठीक है, without wasting a second we will start directly from section 79 of the CPC. section 79 सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट। अब दीवानी मुकदमा डलेगा या तो सरकार डालेगी या फिर सरकार के विरुद्ध डलेगा, मतलब अगेंस्ट में डलेगा। तो कैसे डलेगा, यहाँ सूट बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट, भाई सूट डालती है तो सरकार, या सूट सरकार के विरुद्ध डलता है, मतलब अगेंस्ट में डलता है। कौन डालता है, तो ऑब्वियसली कोई कॉमन व्यक्ति डालेगा। द अथॉरिटी टू बी नेम्ड एज प्लेंटी फॉर डिफेंडर। अब जो अथॉरिटी, अब उसमें ये नहीं लिखेंगे गवर्नमेंट, अब ये नहीं लिखेंगे कि मिस्टर एक्स वर्सेस गवर्नमेंट, मिस्टर एक्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये नहीं लिखेंगे। अब लिखेंगे द अथॉरिटी टू बी नेम्ड एज प्लेंटी फॉर डिफेंडेंट। अब तो अथॉरिटी जो या तो प्लेंटिफ की तरह नेम होगी, अगर सरकार डालेगी तो सरकार अपना प्लेंटिफ का नाम कैसे लिखेगी, और अगर कोई सरकार के विरुद्ध डालेगा तो उसको डिफेंडेंट कैसे उसको नेम करेगा। एज द केस में भी शैल भी, तो ये नीचे A और B में जो दिए गए हैं ये ऐसे सरकार केस डालेगी तो सरकार लिखेगी प्लेंटिफ में ये वाले नाम, और कोई डिफेंडेंट बनाएगा सरकार को तो वह लिखेगा। इन द केस बाय और अगेंस्ट इन अ केस ऑफ अ सूट बाय और अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी के ऊपर केस डाल रही है या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कोई विरुद्ध केस मतलब कोई डाल रहा है, तो यूनियन ऑफ इंडिया, तो लिखेंगे यूनियन ऑफ इंडिया उस केस में। ठीक है, अगर केंद्र सरकार को कोई केस डलवाना है, जैसे मेरे ऊपर कोई दीवानी मुकदमा डलवाना है, तो केंद्र सरकार एज अ प्लेंटिफ क्या नाम लिखेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लिखेगी, क्या लिखेगी, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मोहित डागर। ठीक है, और अगर मान के चलिए मेरे को मोहित को मैं प्लेंटिफ बनूंगा इस सूट पर, मेरे को सरकार के विरुद्ध, केंद्र सरकार के विरुद्ध सूट डालना है, कि दीवानी मुकदमा फाइल करना, तो मैं क्या उसमें टाइटल बनाऊंगा, मतलब मेरा वो क्या रहेगा, इन द मैटर ऑफ, मेरा क्या रहेगा, मेरा रहेगा मोहित डागर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब B, इन द केस ऑफ अ सूट बाय और अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट, द स्टेट। अगर किसी राज्य सरकार के विरुद्ध, कोई राज्य सरकार के विरुद्ध या राज्य सरकार कोई दीवानी मुकदमा डलाती है, तो वो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट कैसे नेम किए जाएंगे, द स्टेट। ये लिखने की जरूरत नहीं है द हरियाणा, द स्टेट ऑफ हरियाणा, द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, नहीं, द स्टेट ओनली, द स्टेट। ओके, अब सेक्शन 80 वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन ऑफ द CPC, सेक्शन 18 नोटिस। अभी पढ़ेंगे, नोटिस बहुत जरूरी है। 80 का 1, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 2। कह रहा है जो सबसेक्शन 2 में सेव किया हुआ है, बचाया हुआ है, उसको तो सेव कर लेना, उसको तो बचा लेना, वरना यह पढ़ो आगे। नो सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कोई भी दीवानी मुकदमा नहीं डलेगा, कोई भी दीवानी मुकदमा इंस्टीट्यूट ही नहीं होगा, किसके विरुद्ध, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सरकार के विरुद्ध, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। इसमें जो सरकार है किसकी, J&K की, वो इंक्लूडेड है इस वर्ड सरकार में। ठीक है, ये मत माना कि वो UT है, यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट ऑफ और अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट परपोर्टिंग टू इवेंट डन बाय द पब्लिक ऑफिसर इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी। या कोई केस डाल रहा है किसके विरुद्ध, कोई जैसे मैं केस डालना चाहता हूँ किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध, मान के चलिए किसी तहसीलदार के विरुद्ध, तो अब मैं तहसीलदार के विरुद्ध भी केस नहीं डाल सकता। कब तक नहीं डाल सकता, आगे बता रहा है। ठीक है, कब तक नहीं डाल सकता मैं, अगर मैं केस डालूँ किसी सरकार के विरुद्ध या उस पब्लिक ऑफिसर के विरुद्ध, और केस का कोज ऑफ एक्शन क्या है कि उन्होंने अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज करते वक्त मेरी कोई राइट्स हैम्पर किए हैं, मेरी किसी राइट का जो मेरे पास सब्सटेंटिव लॉ में राइट है उसका वोलेशन किया है, तो मैं तब उनके ऊपर केस डालूंगी, किसके ऊपर, सरकार के ऊपर या फिर उस सरकारी कर्मचारी के ऊपर। ठीक है, अनटिल, तो कब डाल सकते हैं, अनटिल द एक्सपायरेशन ऑफ 2 months, 2 महीने एक्सपायर होने के बाद, जैसे कोज ऑफ एक्शन हुआ, कोज ऑफ एक्शन के आने लिए 2 महीने तक वेट करना पड़ेगा। 2 महीने तक के लिए क्यों वेट करना पड़ेगा वो आगे बताऊंगा। एक्सपायरेशन ऑफ 2 months नेक्स्ट आफ्टर नोटिस इन राइटिंग हैज बीन डिलीवर्ड टू और लेफ्ट एट द ऑफिस ऑफ। आपका जैसे कोज ऑफ एक्शन होगा, आप तुरंत अगले दिन केस नहीं डाल देंगे, आप पहले 2 महीने का नोटिस देंगे सरकार को या फिर उस पब्लिक ऑफिसर को, सरकारी कर्मचारी को जिसके विरुद्ध आप केस डालना चाहते हैं, और 2 महीने का नोटिस मैंडेटरी है, लिखित में देंगे, और उस ऑफिस को, उस नोटिस को या तो डाक के द्वारा उस दफ्तर में पहुंचा दिया जाएगा, सरकार के किसी डिपार्टमेंट में पहुंचा दिया जाएगा, या फिर उनके ऑफिस पे आप ही खुद जाके पर्सनली
उसको, जिस व्यक्ति को आप केस फाइल करना चाहते हो जिस व्यक्ति के ऊपर, उसको दे आओगे, बात खत्म, ठीक है। लेकिन 2 महीने का वेट करना पड़ेगा फिर, ठीक है। अब किस किस के पास छोड़ के आओगे वह देखिए, किसके ऑफिस में अपना नोटिस डिलीवर करोगे आप। इन द केस ऑफ अ सूट अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर दीवानी मुकदमा किसके विरुद्ध डालना है आपको, केंद्र सरकार के विरुद्ध, एक्सेप्ट वेयर इट रिलेट्स टू अ रेलवे, कह रहा रेलवे नहीं आएगी इसमें, रेलवे के अलावा अगर केंद्र सरकार का डिपार्टमेंट उसमें डालना है। अ सेक्रेटरी टू दैट गवर्नमेंट, तो किसको नोटिस दोगे आप, किसको नोटिस दोगे अब 80 CPC का, अ सेक्रेटरी टू दैट गवर्नमेंट। अब केंद्र सरकार का कौन सेक्रेटरी है, तो सेक्रेटरी केंद्र सरकार में हमेशा IAS ऑफिसर होता है, तो उस IAS ऑफिसर के नाम पे आप नोटिस लिखोगे टू सेक्रेटरी ऑफ दैट गवर्नमेंट, और उसको जो आपको रिलीफ चाहिए, अब आपको क्या कोर्स ऑफ एक्शन वो बताओगे और उसको नोटिस भिजवा दोगे या खुद जाके उसको बाय हैंड दे आओगे, ठीक है। बी, इन द केस ऑफ अ सूट अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, वही मुकदमा डालना है किसी को केंद्र सरकार के विरुद्ध, वेयर इट रिलेट्स टू अ रेलवे। अब ये मुकदमा किससे रिलेट करता है, सीधा सीधा रेलवे के ट्रांजैक्शन से रिलेट करता है, मतलब रेलगाड़ी होगा, कोई रेलवे कंपनी का कोई मैटर है, और किसी मिस्टर एक्स को रेलवे कंपनी में सूट डालना है, तो अब वो नोटिस किसको दे के आएंगे, रेलवे पे जब केस डालेंगे उससे पहले 2 महीने पहले, द जनरल मैनेजर ऑफ दैट रेलवे, तो GM साहब जो रहेंगे उस रेलवे के, उसको वह नोटिस सौंप पाएंगे मिस्टर एक्स 80 CPC का, ठीक है। अब BB, इन द केस ऑफ अ सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अगर सूट डालना है, केस दीवानी मुकदमा फाइल करना है किसके ऊपर, जो राज्य सरकार है किसकी, जम्मू एंड कश्मीर की, JNK की, अगर उसके विरुद्ध कोई दीवानी मुकदमा डाला तो किसको नोटिस दिया जाएगा, द चीफ सेक्रेटरी टू दैट गवर्नमेंट, तो जो चीफ सेक्रेटरी है किसका, राज्य सरकार जम्मू एंड कश्मीर का, उसको नोटिस दे के आएंगे CPC का, 80 CPC का। और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज बाय दैट गवर्नमेंट इन दिस बिहेवियर, कोई और अन्य अधिकारी है जो राज्य सरकार JNK की, उसने उस बिहाफ में उस किसी अधिकारी को और को चीफ सेक्रेटरी के अलावा किसी को ऑथराइज कराएगा तो उसको दिए आएंगे, ठीक है, 80 CPC का नोटिस। अब C, इन द केस ऑफ अ सूट अगेंस्ट एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट, और अगर दीवानी मुकदमा आप डालना चाहते हैं किसी और अन्य सरकार के विरुद्ध, राज्य सरकार के विरुद्ध, जो कि जम्मू कश्मीर नहीं है, जम्मू कश्मीर का तो हमने पढ़ लिया BB में, लेकिन अब और कोई दीवानी मुकदमा आप डालना चाहते हैं किसके विरुद्ध, किसी और अन्य राज्य सरकार के विरुद्ध। भाई 28 राज्य सरकार है हमारे पास, 28 राज्य हैं, तो हर राज्य में राज्य सरकार है। अब आपने उनके विरुद्ध केस डालना है, बस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर को आप छोड़ दीजिए, तो आप किसको नोटिस देंगे, अ सेक्रेटरी टू दैट गवर्नमेंट, तो सेक्रेटरी जो राज्य सरकार का सेक्रेटरी होगा वो भी IAS ऑफिसर होता है, तो उस सेक्रेटरी को दे देंगे, ठीक है। और द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, या जो डिस्ट्रिक्ट का, जिस जिले में आप रहते हैं और आपको सूट फाइल करना है, तो उस जिले के DM साहब को, जो कलेक्टर साहब है, उसको आप नोटिस दे देंगे 80 CPC का, ठीक है। तो मेनली अगर आप केंद्र सरकार को डाल रहे थे तो केंद्र सरकार में तो बस एक ही है, 10 सेक्रेटरी टू दैट गवर्नमेंट, सेक्रेटरी को देना मांगता है, मैंडेटरी है, और कोई ऑफिसर लिखा भी नहीं हुआ। अगर आप राज्य सरकार के विरुद्ध डालते हो तो इसमें भी सेक्रेटरी टू दैट गवर्नमेंट है कि राज्य सरकार के भी सेक्रेटरी को दोगे, या फिर इसमें एक और ऑप्शन खोल दिया भाई, डिस्ट्रिक्ट के, जिले के कलेक्टर को भी दे सकते हो, ठीक है। और अगर भाई B में बोला गया है रेलवे के ऊपर डालोगे, और वो मतलब आप डाल रहे हो केंद्र सरकार के ऊपर, और केस सीधा कोज ऑफ एक्शन सीधा रेलवे से मैटर रखता है, तो आप जनरल मैनेजर को देखो, GM साहब ऑफ दैट रेलवे को, ठीक है, क्योंकि रेलवे सीधी केंद्र की संपत्ति है, राज्य की संपत्ति नहीं होती, ठीक है। अब BB, अगर आप केस डालना चाहते हो राज्य सरकार जम्मू कश्मीर के ऊपर, तो किसको दोगे नोटिस 80 CPC का, चीफ सेक्रेटरी टू दैट गवर्नमेंट, जो चीफ सेक्रेटरी है उस राज्य सरकार का, किसका, JNK का, जम्मू एंड कश्मीर का, उसको दोगे 80 CPC का नोटिस। या राज्य सरकार ने कोई और अन्य अधिकारी बताया हुआ है, चीफ सेक्रेटरी को छुड़वाया, उसको फिर नहीं दोगे, फिर उस अन्य अधिकारी को दोगे, ठीक है। तो ये 80 का हमारा 1 हुआ। अब 80 के 1 का लेटर पार्ट, एंड इन द केस ऑफ अ पब्लिक ऑफिसर, अगर आप मुकदमा डालने चाहते हो एक सरकारी कर्मचारी पर, सरकारी कर्मचारी को नोटिस देना पड़ेगा 2 महीने, मुकदमा डालने से 2 महीने पहले, डिलीवर टू हिम, या तो उसको डिलीवर कर दोगे डाक के द्वारा, और लेफ्ट एट हिज ऑफिस, या उसके ऑफिस पर जाकर छोड़ आओगे उसके डेस्क पर, वो मिलेगा तो उसको बोल दोगे जी ये 80 CPC का नोटिस लो, मैं आपके ऊपर मुकदमा फाइल करने वाला हूँ, क्योंकि आपने मेरी लीगल राइट थी, आप मान नहीं रहे कि इस ऑफिस से मेरे को कोई लीगल राइट लेनी है, और आप मेरी उस लीगल राइट को वॉयलेट करें, तो मैं आपके ऊपर मुकदमा डालूंगा, कोर्ट से मैं लीगल राइट ले लूंगा, आप आ जाना डिफेंडेंट बन के, तो आप उसको सौंप आओगे सरकारी कर्मचारी को। स्टेटिंग द कोज ऑफ एक्शन, अब उसमें क्या होगा, उस सरकारी कर्मचारी को क्या स्टेट किया जाएगा, और ये इंप्लाइड है भाई, सरकारी कर्मचारी को स्टेट हो रहा है, तो ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर को, या रेलवे से जो आप रिलीफ मांग रहे हो, जो आपका कोज ऑफ एक्शन है वो स्टेट करोगे। तो क्या स्टेट करोगे, क्या बताओगे उस नोटिस में, स्टेटिंग द कोज ऑफ एक्शन की, कोज ऑफ एक्शन क्या है, द नेम, नाम बताओगे, डिस्क्रिप्शन, पहचान बताओगे, एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस, निवास स्थान क्या है आपका जो नोटिस दे रहा है,
ऑफ द प्लेंटिव, जो कि सूट फाइल करेगा और जो नोटिस दे रहा है उसका निवास स्थान बताओगे और डिस्क्रिप्शन बताओगे, पता बताओगे और उसकी पहचान बताओगे। ऑफ द प्लेंटिव, ठीक है, एंड द रिलीफ विच ही क्लेम्स, और उसमें नोटिस में रिलीफ भी लिखा होगा कि आप क्या रिलीफ मांगना चाहते हो, आपको हमसे क्या चाहिए, वो भी उसमें लिखोगे, ठीक है, प्रेयर भी लिखोगे, रिलीफ भी लिखोगे। एंड द प्लेन शैल कंटेन अ स्टेटमेंट दैट सच नोटिस हैज बीन सो डिलीवर्ड और लेफ्ट, और जब 2 महीने का नोटिस आप दे आओगे और 2 महीने 1 दिन के बाद मतलब 61वें दिन से आपके पास लोकल स्टैंड आ जाएगी केस फाइल करने की। बस जो सबसेक्शन 80 के 2 में दे रखा वो सेव कर रहा है उसको छोड़ के, और आपके पास लोकल स्टैंड है 61वें दिन आ जाएगी। तो अब केस फाइल करोगे, एक वाद पत्र जब फाइल करोगे उसमें तो यह लिखा होगा, एक स्टेटमेंट, एक कथन लिखा होगा कि मैं 80 CPC का नोटिस मैं 2 महीने पहले दे चुका हूँ, वो डेट लिख दो कि किस डेट को दिया था, बस बात खत्म। तो ये दोगे। अब 80 का 2, अब ये जो ये है, ये 80 का 2 है, ये बता रहा है कि कब नोटिस देने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, सरकारी कर्मचारी को या सरकार को। A suit to obtain an urgent or immediate relief against the government, एक दीवानी मुकदमा डला है और दीवानी मुकदमे में क्या प्राप्त करना है, एक अर्जेंट मतलब बहुत ही जरूरी, और अर्जेंट मतलब तुरंत सडन वाला, और इमीडिएट मतलब एकदम से रिलीफ चाहिए। किसके विरुद्ध चाहिए, और राज्य सरकार से चाहिए या केंद्र सरकार से चाहिए, या इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, या राज्य सरकार जम्मू एंड कश्मीर से चाहिए कोई रिलीफ एक प्लेंटिफ को, और एनी पब्लिक ऑफिसर इन कैपेसिटी ऑफ एनी एक्ट परपोर्टिंग टू बी डन बाय सच पब्लिक ऑफिसर इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी, या एक रिलीफ अर्जेंट और इमीडिएट रिलीफ प्लेंटिफ को किससे चाहिए, एक सरकारी कर्मचारी से चाहिए, और वो रिलीफ किससे जुड़ा होना चाहिए, सीधा सीधा कोई भाई एक्ट हुआ है उस सरकारी कार्यालय में, उस डिपार्टमेंट में, जो कि सीधा सीधा उसकी ऑफिशियल ड्यूटी के डिस्चार्ज करते टाइम हुआ है, उससे कोई त्रुटि हुई है, वो मानने को तैयार नहीं है कि मेरी राइट वॉयलेट हुई है प्लेंटिफ की, तो आप सूट फाइल कर दोगे उसके ऊपर, और सूट फाइल कर दोगे अब 80 के 2 में बिना कोई नोटिस दिए हुए, क्योंकि अर्जेंट और इमीडिएट रिलीफ चाहिए अब आपको। मे बी इंस्टीट्यूटेड, तो डिस्क्रिप्शन आपकी कर भी सकते हो या नहीं कर सकते, और कोर्ट भी ले सकता है नहीं ले सकता। मे बी इंस्टीट्यूटेड विद द लीव ऑफ द कोर्ट विदाउट सर्विंग एनी नोटिस, तो ऐसा सूट दीवानी मुकदमा बिना नोटिस दिए भी इंस्टीट्यूट हो सकता है, पर पहले कोर्ट की जज साहब की इजाजत लेनी पड़ेगी, ठीक है, एज रिक्वायर्ड बाय सबसेक्शन 1, और जो सबसेक्शन 1 80 के 1 ने जो रिक्वायरमेंट बता रखी है 2 महीने के नोटिस की, बिना नोटिस के भी आप कर सकते हो, पर कोर्ट की परमिशन लगेगी पहले, ठीक है। परंतु द कोर्ट शेल नॉट ग्रांट रिलीफ इन द सूट, पर कोर्ट कोई रिलीफ ग्रांट नहीं करेगी उस सूट में, कब तक नहीं करेगी, वेदर इंटरिम और अदरवाइज, या तो जरूरी जो इंटरिम है जो तुरंत दे सकती है कोर्ट वो भी नहीं करेगी, या कोई और अन्य रिलीफ है वो भी नहीं करेगी, क्योंकि आपने नोटिस अब तक दिया नहीं है। क्यों नहीं करे, क्यों ऐसा बोल रहा है, बट परंतु कर सकती है। द कोर्ट शेल नॉट ग्रांट इन टू रिलीफ इन सच सूट वेदर इंटरिम और एक्सेप्ट, एक्सेप्शन क्या है, तब कर सकती है after giving to the government or public officer as the case may be a reasonable opportunity of showing cause in respect of the relief paid in the suit। एक्सेप्शन क्या है, कब रिलीफ ग्रांट कर सकती है, एक्सेप्ट आफ्टर गिविंग टू द गवर्नमेंट, देने के बाद सरकार को क्या, और पब्लिक ऑफिसर उस सरकारी कर्मचारी को, एज द केस में भी, जैसा भी दीवानी मुकदमे में हालात हो, और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, एक रीजनेबल मौका, किसको, सरकार को या फिर उस सरकारी कर्मचारी को, ऑफ शोइंग कोज इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिलीफ पेड इन द सूट, की सरकारी कर्मचारी या फिर सरकार आके बताओ कोर्ट में कि प्लेंटिफ ने जो केस आपके ऊपर फाइल किया है मैं उसको ये रिलीफ क्यों ना दूं, आप मेरे को बताइए, शो कोज किए तो शो कोज नोटिस भी भेज सकती है कोर्ट अपनी तरफ से, और बताइए, ठीक है, कि क्यों मैं इसको रिलीफ ना दूं जो इसने मांग रखा है, वो भी अर्जेंट और इमीडिएट और विदाउट एनी नोटिस, ठीक है, तो बताना पड़ेगा। अब 80 के 2 का प्रोवाइजर, प्रोवाइड एट द कोर्ट शैल, अब बताया गया कि अदालत क्या करेगा, शैल मैंडेटरी करना पड़ेगा, इफ इट इज सेटिस्फाइड, जब वह संतुष्ट हो जाता है, आफ्टर हियरिंग द पार्टीज, जब दलों को सुनने के बाद, प्लेंटिफ को भी और सरकार को भी या उस सरकारी कर्मचारी को सुनने के बाद, डेट नो अर्जेंट और इमीडिएट रिलीफ नीड टू बी ग्रांटेड इन द सूट, की कोई भी अर्जेंट और इमीडिएट रिलीफ नहीं मतलब देना मांगता है इस सूट में जो प्लेंटिफ ने फाइल किया है, तो रिटर्न द प्लेंट, अब रिटर्न कर देगी प्लेंट को, वापस कर देगी, ऑर्डर 7 रूल 10 में रिटर्न द प्लेंट कर देगी, ठीक है, फॉर प्रेजेंटेशन टू इट आफ्टर कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ सबसेक्शन 1, ये रिटर्न कर देगी प्लेंट के, प्लेंटिफ को रिटर्न कर देगी कि अब ये मेरे पास दोबारा प्रेजेंट करना, और प्रेजेंट दोबारा कब करना, 2 महीने का पहला नोटिस दे के आओ, अब क्योंकि अब इसमें कोई इमीडिएट और अर्जेंट रिलीफ नहीं चाहिए तुम्हें, तो 2 महीने का पहले नोटिस दो और फिर ही अब मेरे पास आओ, तभी तेरे को मैं सुनूंगा इस सूट को, वरना रिटर्न कर देगी, ठीक है, अगर उसमें अर्जेंट और इमीडिएट रिलीफ नहीं मांगता है तो प्लेंटिफ को, ठीक है। तो यह था 80 का 2 का प्रोवाइजो। अब 80 का 3, नो सूट इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट और अगेंस्ट अ पब्लिक ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट परपोर्टिंग टू बी डन बाय सच पब्लिक ऑफिसर इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी शैल बी डिसमिस्ड merely by reason of any error or defect in the notice referred to in subsection 1।
तो बोल रहा है कोई भी दीवानी मुकदमा जो फाइल हो चुका है और सिर्फ इस वजह से डिसमिस नहीं किया जाएगा, अदालत इस वजह से उसको खारिज नहीं करेगी, डिसमिस नहीं करेगी, मतलब उसको उड़ा के नहीं फेंकेगी। किस वजह से? कि सिर्फ जो नोटिस जो प्लेंटिफ को देना था 80 CPC का, उसमें कोई एरर था, मतलब प्लेंटिफ ने अपना नाम अच्छे से नहीं बता रखा, प्लेंटिफ ने अपनी पहचान अच्छे से नहीं बता रखी, प्लेंटिफ का निवास स्थान अच्छे से नहीं बता रखा, या कोज ऑफ एक्शन को वो अच्छी तरह से डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा था, या फिर उसने क्या उसको रिलीफ चाहिए तो सरकारी कर्मचारी से या सरकार से, केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से या स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर से, वो भी उसने अच्छे से नहीं बता रखा था। तो सिर्फ इस वजह से ये मत मान लीजिएगा कि सूट डिसमिस हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और उसने सूट वो नोटिस क्यों दिया था? उसने नोटिस क्यों दिया था कि मैं सूट फाइल करने वाला हूँ तुम्हारे ऊपर, जो मैं तुमसे मांग रहा हूँ, जो मेरी लीगल राइट है, जो मेरा लीगल करेक्टर तुमने दबा के रख रखा है, मेरी राइट को तुमने वोलेट किया है। और वो राइट को कैसे उन्होंने वोलेट किया है? अपने ड्यूटीज, अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज को करते वक्त किया है, ठीक है। मतलब वो घर बैठ के उसकी राइट को वोलेट नहीं कर रहे हैं, वो सरकारी कर्मचारी सरकारी कुर्सी पर बैठ के उस प्लेंटिव की राइट को वोलेट कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है उसकी राइट्स का, ठीक है। तभी उसके पास कोज ऑफ एक्शन आया प्लेंटिव के पास। तो अब इफ इन सच नोटिस, अगर उस नोटिस में क्या है, क्या एरर है और क्या क्यों डिसमिस नहीं, कैसे कहिए? ए, द नेम, डिस्क्रिप्शन एंड द रेजिडेंस ऑफ प्लेंटिव हैड बीन सो गिवन एज टू एनेबल द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी और द पब्लिक ऑफिसर टू आइडेंटिफाई द पर्सन सर्विंग द नोटिस। अगर नाम, पहचान और निवास स्थान उस प्लेंटिव का उस नोटिस में दिया गया है, पर वो कोज ऑफ एक्शन या प्रेयर को अच्छी तरह से नहीं समझा पा रहा है नोटिस में, तो ताकि सरकारी कर्मचारी और सरकार को पता लग जाएगा कि इतनी पहचान तो आ सकती है सरकारी कर्मचारी को या सरकार को कि भाई वो व्यक्ति जो बार बार चक्कर काट रहा था 2 महीने पहले तक, 1 महीने पहले तक, जिसका हम काम करके नहीं दे रहे थे, उसने ही नोटिस भेजा है। इतनी एनेबलिंग हो गई ना सरकार को या सरकारी कर्मचारी को, तो ये एरर और ये जो एरर है या फिर ये डिफेक्ट है उस नोटिस में, ये कोई मायने नहीं रखेगा, तो सूट चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बी, द कोज ऑफ एक्शन एंड द रिलीफ क्लेम्ड बाय द प्लेंटिफ हैड बीन सब्सटेंशियली इंडिकेटेड। अब ये कह रहा है तो कोज ऑफ एक्शन, जो कोज ऑफ एक्शन था प्लेंटिफ ने जिसके प्रति नोटिस भेजा 80 CPC का सरकार को या फिर उस सरकारी कर्मचारी को, तो कोज ऑफ एक्शन उतना एलुबरेटली और उतना मतलब इंडिकेट उतनी 100% तरीके से प्लेंटिफ जो नोटिस दे रहा है वो कर नहीं पाया है, लेकिन उसने 75% तक या 70% तक इंडिकेट कर दिया है, मतलब हिंट भी दे दिया, लेकिन हिंट से भी ऊपर दे दिया है। मतलब 100% इतना कोज ऑफ एक्शन था, इतना उसको नोटिस में लिखना था, पर उसने इतना दे दिया है, तो उसने मान के चलिए 100% अपना कोज ऑफ एक्शन उसने लिखना था, पर उसने भाई कोई मिस्टेक हुआ या उसको ड्राफ्टिंग करनी नहीं है उसके वकील को, वो नहीं लिख पाया, तो सिर्फ इस एरर और डिफेक्ट की वजह से उसका सूट वापस नहीं होगा, रिटर्न द प्लेंट नहीं होगा और चलता रहेगा, क्योंकि उसने सब्सटेंशियली इंडिकेट किया है, मतलब कुछ हद तक कोज ऑफ एक्शन को बताया है, ताकि सरकारी कर्मचारी और उस सरकार को पता लग जाए कि भाई ये क्या मांगना चाह रहा है, ठीक है, तो तभी रिटर्न ऑफ द प्लेंट नहीं होगा। तो यहाँ हमारा होता है 80 का 3। अब 80 का सेक्शन 80 CPC बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक वकील की लाइफ में भी और एक लॉ स्टूडेंट की लाइफ में भी समझना, और बहुतों को यह नहीं पता है, तो यह पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 81 जो कि इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम 1-2 सेक्शन करेंगे, उसके बाद बहुत सारे सेक्शन छुड़वाऊंगा, वो एलियन एनिमी के हैं, वो इतने कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सेक्शन 81, एग्जाम्पशन फ्रॉम अरेस्ट एंड पर्सनल अपीयरेंस। अब छूट मिल जाएगी किससे? गिरफ्तारी से और पर्सनल हाजिरी से। किसको मिलेगी? इन्हीं को मिलेगी, सरकारी कर्मचारी को और सरकार को। इन अ सूट इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट परपोर्टिंग टू बी डन बाय हिम इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी। एक किसी प्लेंटिव भाई साहब ने एक सूट डाला, एक दीवानी मुकदमा डाला, तो किसके विरुद्ध डाला है? सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध डाला है। और कोज ऑफ एक्शन उस मुकदमे का क्या है? सीधा कोई ऐसा कोज ऑफ एक्शन उत्पन्न होकर आ रहा है जो कि सरकारी कर्मचारी ने अपनी सरकारी कुर्सी पे बैठ के हुए ऑफिशियल डिस्चार्ज करते हुए अपने ऑफिस के दायित्व को तब उसके ऊपर सूट डाला। उसने कोई त्रुटि कर दी और उस त्रुटि से एक प्लेंटिव की राइट्स हैम्पर हो गई, उसकी राइट वॉयलेट हो गई। अब वह सूट डालेगा, तो अब सरकारी कर्मचारी के ऊपर डालेगा सूट, तो उसको बता रहा है अब उसको गिरफ्तारी से और उसकी पर्सनल हाजिरी से माफी मिलेगी। ए, द डिफेंडेंट शैल नॉट बी लाइबल टू अरेस्ट। अब सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। नॉर इज प्रॉपर्टी टू अटैचमेंट, ना तो उसकी कोई प्रॉपर्टी संपत्ति है मूवेबल या इमूवेबल, ना तो वो जोड़ी जाएगी कोर्ट के द्वारा। अदरवाइज देन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, पर जोड़ी जा सकती है कब? जब डिक्री आ जाएगी प्लेंटिव के फेवर में, तब सरकारी कर्मचारी की संपत्ति भी जुड़ सकती है, लेकिन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में जुड़ सकती है। ऑर्डर 38 जो सीपीसी का है वो उस पर काम नहीं करेगा। बिफोर जजमेंट अरेस्ट एंड अटैचमेंट नहीं होगी उसकी प्रॉपर्टी की, सरकारी कर्मचारी की। डिक्री आ जाने के बाद ही एग्जीक्यूशन होगी उस सरकारी कर्मचारी की, और वो भी उसका भी टाइम लिमिट पीछे दिया 3 महीने तक, वो भी नहीं होगी। उसके बाद ही उसकी प्रॉपर्टी को उसको अरेस्ट किया जाएगा या फिर अटैच किया जाएगा डिक्री आ जाने के बाद। उससे पहले ऑर्डर 38 कोई नहीं लगता सरकारी कर्मचारी पर, ठीक है। अब 81 का बी, वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द डिफेंडेंट कैन नॉट एब्सेंट हिमसेल्फ। जब
अदालत को, सिविल जज जूनियर डिवीजन से आपको यह संतुष्टि हो जाती है, क्या संतुष्टि हो जाती है, डेट द डिफेंडेंट कैन नॉट एब्सेंट हिमसेल्फ, कि डिफेंडेंट जो प्रतिवादी है, जो सरकारी कर्मचारी, वो अपने आप को अनुपस्थित नहीं रख सकता। कहां से? अपने सरकारी ऑफिस से। हिमसेल्फ फ्रॉम हिज ड्यूटी, अपने दायित्व से अपने आप को अनुपस्थित नहीं रख सकता वो, विदाउट डेट्रीमेंट टू द पब्लिक सर्विस। अगर रखेगा तो क्या होगा, जनता जनार्दन जो उसके ऑफिस में आती है अपने सरकारी कार्य करवाने के लिए, उनको दिक्कत आएगी। अगर भाई एक सरकारी कर्मचारी कोर्ट के चक्कर काटता रहेगा, कोई उस पे सारे बहुत सारे उसके जो भी उसके थोड़े बहुत उसको उसने किसी की वोलेशन की राइट की, वही उसके ऊपर सूट फाइल कर देगा। अब वो अपने दफ्तर में कैसे कार्य अपना वो कार्यकाल संभालेगा, मतलब अपना कार्य करेगा, वो तो कोर्ट में ही धक्के खाता रहेगा। इसीलिए उसकी पर्सनल हाजिरी पर भी माफी है बी में। अब देखिए, इट शैल एग्जेम्प्ट हिम फ्रॉम अपीयरिंग इन पर्सन। तो कोर्ट, तो अदालत, सिविल जज जूनियर डिवीजन साहब उसको बोल देंगे कि तेरे को छूट है, तेरी हाजिरी, तेरे को कोर्ट में बिल्कुल हाजिरी नहीं देनी, तू अपने ऑफिस में काम संभाल और जनता जनार्दन की सेवा कर, ठीक है। तो इसका सेक्शन 80 और सेक्शन 81 का साफ साफ पॉलिसी देखने को मिल रही है लेजिस्लेचर की, सीपीसी जिसने ड्राफ्ट किया था, कि क्या देखने को मिल रही है कि भाई सरकार के ऊपर और जो सरकारी कर्मचारी के ऊपर है ऐसे ही कोई केस फाइल नहीं करता है। भाई करता भी है तो 2 महीने के नोटिस की क्यों पॉलिसी बनाई हुई है? क्योंकि भाई सरकार देखो आपके लिए काम करती है, टू डू गुड। अगर कुछ सरकार में कोई ऐसे कर्मचारी हैं जो आपकी राइट वोलेट कर देते हैं, सरकार ही कर देती है बाय मिस्टेक, त्रुटि से, वैसे तो सरकार करती नहीं, भाई सरकारी लेजिस्लेचर है, ठीक है, सरकारी कानून बनाती है। तो ये बोल रहा है कि भाई अगर आपकी कोई राइट वोलेट हुई है तो उनको नोटिस देके उनको बता दो कि सर मेरी ये राइट वोलेट हुई है और आपने यह किया अपने ऑफिशियल डिस्चार्ज में। तो वो पूरा 100% अपना देते हैं वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कि भाई सूट फाइल ना हो, वो बच सके इससे। बस इन द सेंस, मतलब ये नहीं है कि वो डरते हैं सूट फाइल होने से क्योंकि उनको कोर्ट में घबराहट होती है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जो पब्लिक सर्विस वो कर रहे हैं भाई, आप ही तो सूट फाइल कर रहे हो उनके ऊपर, और तो पब्लिक उनसे खुश है, उनके पास ऑफिस में जा रही है, डेली काम करा रही है। अगर आप मान के चलिए एक पब्लिक ऑफिसर, एक तहसीलदार है, उसके ऑफिस में डेली 200 व्यक्ति आते हैं रजिस्ट्री करवाने, तो उनमें से 200 में से अगर डेली 50 बिरच के मतलब गुस्से में उससे जाते रहेंगे कि ये रजिस्ट्री नहीं कर रहा, आज रजिस्ट्री बंद है, कल बंद है, ये है वो है, तो अब वो तहसीलदार 50 केस तो उसके ऊपर प्रतिदिन ही होंगे। तो अब महीने के कितने केस हो गए, लगा के देख लीजिए खुद हिसाब, कितने केस हो गए महीने के, कम से कम 1500 केस हो गए महीने के। अब वो 1500 केस में अगर कोर्ट में धक्के खाएगा तहसीलदार, तो वो काम कब करेगा, तहसीलदारी कब करेगा अपनी, जिसके लिए वो बने बैठा पीसीएस क्लियर करके। तो इसलिए बताया गया है 2 महीने का नोटिस इसलिए ही जरूरी है। और भाई जब उसने ऑफिशियल ड्यूटीज में 81 ये कह रहा है उसको उसकी गिरफ्तारी से उसकी हाजिरी से छूट इसलिए दे रहा है 81 में, क्योंकि भाई उसने जब कार्य ही अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज में किए हैं तो उसको गिरफ्तार क्यों करवाया जा रहा है? भाई राज्य सरकार ने उसको, तहसीलदार को ऑर्डर कर रखे हैं कि भाई जिस एरिया के आप तहसीलदार हो 2 महीने के लिए यहाँ की रजिस्ट्री बंद कर दो, क्योंकि कुछ ऑडिट चल रही है, कुछ गड़बड़ी चल रही है पिछले अकाउंट्स में, ठीक है, आपने नहीं की, उस अकाउंट में वैसे गड़बड़ी चल रही है, हम टैली कर रहे हैं, तो बंद कर दो। अब तहसीलदार ने उस एरिया की रजिस्ट्रियां बंद कर दी, ठीक है। तो अब कोई व्यक्ति आता है, वो बोलता है रजिस्ट्री कर दो, तहसीलदार बोलेगा इट इज क्लोज्ड बिकॉज गवर्नमेंट की ऑर्डर है। अब वो सोच रहा है मेरी राइट वोलेट होगी, अरे मैं तो रजिस्ट्री करवाने का हकदार हूँ। भाई बोला हुआ है उसको सरकार ने, राज्य सरकार ने, और आपको राज्य सरकार की बात माननी पड़ेगी, फुल फेथ दिखाना पड़ेगा। आर्टिकल 281 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्ट कर लो, फुल फेथ दिखाना पड़ेगा जो भी राज्य सरकार बोलती है उसमें, ठीक है। और जो भी कोई ये कार्यपालिका न्यायपालिका बोलते हैं उनमें फुल फेथ दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब केस फाइल नहीं होगा, यही पॉलिसी है उसकी गिरफ्तारी ना करवाने में और उसकी प्रॉपर्टी को अटैच ना करने में, ठीक है, और 80 सीपीसी का नोटिस देने में, ठीक है। तो ये हमारा वो 80 और 81 सेक्शन पूरा अब हम पढ़ेंगे। 82 एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। अब ये सरकारी कर्मचारी या फिर सरकार पे कोई डिक्री कोई मेरे जैसे व्यक्ति डिक्री होल्डर बन जाता है, उनके विरुद्ध कोई डिक्री लेता है, तब उसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी, वो 82 में दिया गया है। 82 का 1, वेन सूड बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट और बाय और अगेंस्ट अ पब्लिक ऑफिसर, या तो सूट सरकार ने डाला था किसी के ऊपर, या सूट सरकार के ऊपर डाला था, केंद्र या राज्य सरकार, ठीक है, या सूट किसी सरकारी कर्मचारी ने डाला था किसी के ऊपर, या सरकारी कर्मचारी के ऊपर किसी ने डाला था अगेंस्ट में, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट परपोर्टिंग टू बी डन हिम इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी। पर वो सूट किसके लिए डाला था, उसका मेन क्या था, उसके मतलब मेन तो देखो कोज ऑफ एक्शन तो कुछ और था, वो सब्सटेंटिव लॉ में दिया हुआ है, पर मेन कहां से डिराइव हो रहा था वो कोज ऑफ एक्शन की, भाई सरकारी कर्मचारी ने, सरकार ने अपने मतलब जो ऑफिशियल दायित्व होते हैं उसको डिस्चार्ज करते वक्त मेरा कोज ऑफ एक्शन वोलेट किया है, तो उसके प्रति वह से डिराइव होता कोज ऑफ एक्शन, ठीक है। अ डिक्री इज पास अगेंस्ट द यूनियन ऑफ इंडिया और द स्टेट। तो कोर्ट में मैं प्लेंटी बनता हूँ, वादी बनता हूँ, और मैं एक डिक्री हासिल कर लेता हूँ कोर्ट से, मैं केस जीत जाता हूँ, और एक डिक्री अब किसके विरुद्ध पास होनी है भाई, या तो केंद्र सरकार के विरुद्ध पास होनी है या राज्य सरकार के विरुद्ध पास होनी है।
और एज द केस बी बाय पब्लिक ऑफिसर, या तो फिर किसके विरुद्ध पास होनी है, उस सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध पास होनी है जिसके ऊपर मैंने केस डाला था, ठीक है। सच डिग्री शैल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, तो ऐसी डिग्री जनरल रूल है एग्जीक्यूट नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी एग्जीक्यूट, कब तक एग्जीक्यूट नहीं की जाएगी? एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2 में जो 82 के 2 में लिखा हुआ है उसके तहत ही वो एग्जीक्यूट की जाएगी। जनरल रूल तो ये है कि एग्जीक्यूट नहीं की जाएगी, ठीक है। अब 82 का 2, एग्जीक्यूशन शैल नॉट बी इशूड, एग्जीक्यूशन इशू नहीं की जाएगी कोर्ट के द्वारा ऑन एनी सच डिग्री, उस डिग्री पर जो मैंने ली है, मोहित ने ली है, अनलेस कब कर दी जाएगी? इट रिमेन्स अनसेटिस्फाइड फॉर द पीरियड ऑफ 3 months कंप्यूटेड फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिग्री। एग्जीक्यूशन अब मैं उस डिग्री की एग्जीक्यूशन कब करवा सकता हूं? मेरे पास 3 महीने तक तो कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं आएगा एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन भी लगाने का। 91st डे 3 महीने बीत जाएंगे, उस तब तक भी मेरे को मेरी संतुष्टि नहीं मिली है जो मेरे पास डिग्री थी केंद्र सरकार के विरुद्ध, राज्य सरकार के विरुद्ध या उस सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध, जब तक भी उसने मेरे को वह डिग्री आने के बाद भी वह रिलीफ जो उसको पैसा बोला गया था वो नहीं करा, जो कार्य बोला गया था वो उसने करके नहीं दिया दोबारा से, तो 3 महीने तक तो मैं फिर भी कुछ नहीं कर सकता, शांत बैठूंगा। जैसे ही 91st डे आएगा तुरंत मैं एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगा दूंगा और फिर कोर्ट को वह डिग्री, एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री की मैं एप्लीकेशन लगाऊंगा तो कोर्ट को वह एंटरटेन करनी पड़ेगी और फिर एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग चलानी पड़ेगी। किसके विरुद्ध? केंद्र सरकार के विरुद्ध, राज्य सरकार के विरुद्ध और सरकारी कर्मचारी के भी विरुद्ध, ठीक है। तो जनरल रूल 3 का क्वेश्चन है, कितने महीने तक एग्जीक्यूट नहीं हो सकती? राज्य सरकार और केंद्र सरकार और सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध कोई डिग्री आ जाती है तो 3 months तक नहीं हो सकती, ठीक है। और कब से कैलकुलेट होगा यह 3 months का पीरियड? फ्रॉम द डेट ऑफ द डिग्री, जब से कोर्ट ने डिग्री निकाली है, ठीक है। तो यह था 82 का 2। अब 82 का 3, द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 and 2 शैल अप्लाई इन रिलेशन टू ऑर्डर और अवार्ड एज दे अप्लाई इन रिलेशन टू अ डिग्री इफ द ऑर्डर और अवार्ड। तो कह रहा है जो प्रोविजन जो 82 के 1 और 2 हैं ये अवार्ड्स पे भी लग जाएंगे, जो LAC वगैरह का मुआवजे वगैरह के अवार्ड्स वगैरह होते हैं ना, या कोई अन्य ऑर्डर भी होते हैं। कह रहा अगर कोई शूट के बीच में ऑर्डर आ गया और डिग्री और जो प्लेंटिव है उसको वह ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है, तो कह रहा ऑर्डर पे भी लगेंगे यही रूल, 3 महीने तक वह ऑर्डर भी एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। और कह रहा कोई अवार्ड आ गया, कोई भाई LAC का केस था तो वो कमिश्नर सुनाता है, उसको कोर्ट नहीं देता, कमिश्नर सुनाता है, जो फाइनेंशियल कमिश्नर रहता है चंडीगढ़ में, हमारा हरियाणा का चंडीगढ़ में बैठता है, गुड़गांव का भी, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और फरीदाबाद का एक गुड़गांव में कमिश्नर बैठता है। तो वो भी उसने कोई अवार्ड पास कर दिया LAC के केसेस का, जहाँ पे जमीन सरकार ने जमीन मुआवजे में मतलब किसी की जमीन को एक्वायर कर लिया था और सरकारी काम के लिए किया गया था, तो उस अवार्ड पे भी 1 और 2, 82 के 1 और 2 लग जाएंगे, ठीक है। और A इस पास और मेड अगेंस्ट द यूनियन ऑफ इंडिया, वे अवार्ड पास हुआ है किसके विरुद्ध? यूनियन ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार के विरुद्ध, और स्टेट या राज्य सरकार के विरुद्ध, और अ पब्लिक ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच एक्ट एज ओवरसेड, या किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध वह ऑर्डर या वो अवार्ड पास हुआ है और वो उसी एक्ट के दौरान जो ऑफिशियल ड्यूटीज में डिस्चार्ज करते हैं उसने किया था, तो ये ऐसे डिराइव हो रहा है, ठीक है, उसी के एक्ट से। वेदर बाय कोर्ट और बाय एनी अदर अथॉरिटी, तो बोल दिया ना, ये तो कोई कोर्ट ने ऑर्डर निकाला है, अवार्ड निकाला है, या किसी अन्य अथॉरिटी ने निकाला, तो वो कमिश्नर जो LAC के केस गुड़गांव में देखता है, मुआवजे के केस, वो कौन देखता है? वो क्या है? वो अदर अथॉरिटी है, वो कोर्ट नहीं है, ठीक है। बी इज कैपेबल ऑफ बीइंग एग्जीक्यूटेड इन द प्रोविजन ऑफ दिस कोड, वह जो एग्जीक्यूशन आप लगाओगे वो कैपेबल तो है, सक्षम तो है एग्जीक्यूट करवाने में CPC के तहत, और ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग फोर्स एज इफ इट वर अ डिग्री। तो या और कोई अन्य अवार्ड है CPC के अलावा कोई प्रोसीजर में आपने जाके अवार्ड या ऑर्डर लिया है, डिग्री ली है, जो कैपेबल है उस अन्य कानून में जो कि सिविल प्रक्रिया का है कि वह एग्जीक्यूट हो सकता है, ठीक है, तो उसको भी आप बाद में कराओगे, 3 महीने बाद ही कराओगे, ठीक है। तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग स्टार्ट करने के लिए 3 महीने के बाद गई, ठीक है। 3 महीने तक, 3 months तक आप कुछ नहीं कर सकते, न तो केंद्र सरकार के विरुद्ध। अगर आपके पास डिग्री है भी, मतलब डिग्री क्या होती है? डिग्री आपके पास एक पेज होता है, एक डिग्री होती है, जजमेंट के बाद डिग्री आती है, उस डिग्री में आपकी क्या राइट्स हैं, अगले बंदे को आपको क्या क्या देना है वो लिखा होता है, मतलब पूरा आपका उसमें बेनिफिट का कार्य लिखा होता है उस डिग्री में। भाई मैंने सूट फाइल किया केंद्र सरकार के विरुद्ध, राज्य सरकार के विरुद्ध, या किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध, और उन्होंने मेरी राइट्स को वोलेट कर रखा है, और कौन सी राइट को, और उन्होंने क्यों किया है? क्योंकि वह अपनी कोई सरकारी कुर्सी को लेके बैठे थे, जो कि उन्होंने उसको यूज करते हुए मेरी राइट्स को वोलेट किया है। तो मैं एक केस फाइल करता हूँ उनके विरुद्ध, एक डिग्री ले लेता हूँ, मतलब उनके विरुद्ध मैं कोई रिलीफ ले लेता हूँ, और कोर्ट मेरे को बता देती है उस पेज में, उस पन्ने में, कि भाई आपको क्या क्या चीज मिलेगी उनसे। तो 3 महीने तक इसके पीछे पॉलिसी है भाई, 3 महीने तक। ये भाई एक्चुअली में जो कोर्ट है वो भी तो एक न्याय देती है, और कोर्ट भी एक सरकार का पार्ट ही है, मतलब जुडिशरी का पार्ट है, और जुडिशरी मतलब सरकार। तो भाई यही है।
इसलिए 3 महीने तक होता है कि भाई जो सरकार है उसको बहुत लीनियंट मानते हैं, बहुत ही उसको मतलब एक्यूरेट मानते हैं कि अगर भाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है, एक सरकार को ऑर्डर दिया है तो वो 3 महीने पहले तक उसको कर ही देते हैं, आपको दे देंगे वो आपको जो भी रिलीफ डिग्री में है। अगर फिर नहीं देते हैं तो 3 महीने के बाद आप फाइल कर सकते हो, फिर एग्जीक्यूशन चालू हो जाएगी। तो इसकी पॉलिसी यही है कि भाई जुडिशरी ने एग्जीक्यूटिव्स को बोला है कि भाई हमने आपके खिलाफ ऑर्डर दे दिया क्योंकि आपने राइट्स रियल में वोलेट की थी इस व्यक्ति की, मोहित की, तो हमने इसलिए आपके ऑर्डर किया, वो तो समझ भी जाएंगे वो। तो हम 3 महीने का टाइम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सरकार भी भाई पार्ट होती है, कोर्ट्स भी सरकार बनाती है, राज्य सरकार बनाती है, और राज्य सरकार के विरुद्ध वो कोर्ट ही ऑर्डर पास करेगा, ये तो कोई वो नहीं हुआ। लेकिन 3 महीने का टाइम इसलिए दिया गया भाई, सरकार भी उस ऑर्डर को थोरोली फॉलो करती है, क्योंकि आर्टिकल 281 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया साफ साफ बोलता है फुल फेथ हैज टू बी गिवन इन द जुडिशियल प्रोसीडिंग। अब अगर वो सरकारी कर्मचारी, केंद्र सरकार और राज्य सरकारी जो कोर्ट है जिसने डिग्री सुनाई उस पर फुल फेथ नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा। तो इसलिए 3 महीने का पीरियड है भाई, संतुष्ट कर दो डिग्री होल्डर को, ठीक है। तो यह थी हमारी, हमने किया 80, 81 और 82 अच्छी तरह से। अब हम पढ़ेंगे सीधा सेक्शन 89 से, ये जो 83 से लेकर 87 कैपिटल बी तक है ना, सॉरी हाँ 87 कैपिटल बी तक है, ये इतने आते नहीं है प्री वगैरह में। तो हम अब 89 भी करेंगे, हम सीधा करेंगे सेक्शन 88। सेक्शन 88 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये करेंगे। वेयर इंटरप्लेटर सूट में भी इंस्टीट्यूटेड। अब इंटरप्लेटर सूट कब इंस्टीट्यूट होगा, अब इंटरप्लेटर सूट के बारे में बताऊंगा, पहले बॉडी पढ़ लेते हैं। वेयर 2 और मोर पर्सन्स क्लेम एडवर्सली टू वन अनदर द सेम डेट्स। जहाँ 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति एक दूसरे पे उनका डेडलॉक लगा हुआ है, वो उससे कुछ चीज मांग रहा है, वो उससे कुछ चीज मांग रहा है, वो उससे कुछ क्लेम मांग रहा है, वो उससे कुछ क्लेम मांग रहा है, और सेम डेट मांग रहे हैं, मतलब वो उससे भी 1 लाख रुपए मांग रहा है, वो उससे भी 1 लाख रुपए मांग रहा है, और हालांकि है वो 1 लाख रुपए ही, लेकिन वो कह रहा है तेरे को देने थे और तेरे को देने थे। वो उसमें क्या माहौल बना हुआ है कि उसको भी 1 लाख देने थे, उसको भी 1 लाख देने थे, 2 लाख का माहौल बना पड़ा है, लेकिन एक्चुअली में 1 लाख रुपए का क्लेम है वो। सम ऑफ मनी और अदर प्रॉपर्टी, या तो वो पैसे भी मांग सकते हैं आपस में कि भाई तेरे को मेरे को इतने पैसे देने थे, वो कहता तेरे को मेरे को इतने पैसे देने थे, या कोई अदर प्रॉपर्टी, या कोई प्रॉपर्टी, कोई संपत्ति मांग सकते हैं। तो इसमें मूवेबल और इमूवेबल, अचल संपत्ति भी और चल संपत्ति दोनों मांग सकते हैं वो, ठीक है। फ्रॉम अनदर पर्सन, एक दूसरे से मांगते हैं, ठीक है। हु क्लेम्स नो इंटरेस्ट, ओ सॉरी फ्रॉम अनदर पर्सन, एक दूसरे व्यक्ति से मांगते हैं वो जिसका उस प्रॉपर्टी में कोई हित नहीं है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल दूंगा, समझ में आ जाएगा। हु क्लेम्स नो इंटरेस्ट देयर इन, और जिसके पास वो प्रॉपर्टी है उनकी, वो व्यक्ति जो मांग रहे हैं, जो क्लेम कर रहे हैं, उस व्यक्ति के पास, जिसके पास संपत्ति है, उसका कोई क्लेम नहीं है, उसमें हित नहीं है उसका, ना उसकी इन्वेस्टमेंट लगी पड़ी, ना वो उसका ओनर है, लेकिन उसके पास वह प्रॉपर्टी है। अदर देन फॉर चार्जेस और कॉस्ट, अब जो वो व्यक्ति जिसे वो मांग रहे हैं उसका बस क्या हित है उसमें, भाई जो मेरी रकम लगेगी, मैं कोर्ट में केस कुछ डालूंगा असर्टेन करवाने में कि कौन असली मालिक है इस चीज का, तो मेरे को बस उसका चार्ज चाहिए और उसकी रकम चाहिए, कॉस्ट चाहिए। एंड हु इज रेडी टू पे, और वो रेडी भी है पे करने के लिए, जो कोर्ट में केस डालेगा कि यह असर्टेन करवाने के, पता करवाने के लिए कि ये संपत्ति है किसकी, तो वो तैयार भी है पे करने के लिए, देने के लिए, और उसको डिलीवर करने के लिए उस वस्तु को, टू द राइटफुल क्लेमेंट, और सिर्फ लेकिन राइटफुल क्लेमेंट को है, जो उसका असल मालिक है उसको है। सच अदर पर्सन में इंस्टीट्यूट अ सूट ऑफ इंटरप्लेटर, अब जो व्यक्ति जिसके पास वह वस्तु है, वह व्यक्ति इंटरप्लेटर सूट इंस्टीट्यूट कर देगा, और किसके विरुद्ध करेगा, अगेंस्ट ऑल द क्लेमेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग अ डिसीजन, उन क्लेमेंट्स के विरुद्ध जो एडवर्सली अपने आप से क्लेम कर रहे थे, उस व्यक्ति से क्लेम कर रहे थे, और ऑब्टेनिंग अ डिसीजन, एक निर्णय लेने के लिए, एज टू द पर्सन टू होम द पेमेंट ऑफ और डिलीवरी शैल बी मेड, कोर्ट से पूछेगा कि सर बताइए मेरे को, ये दोनों व्यक्ति मेरा भेजा खा रहे हैं, ये मेरे से कुछ चीज मांग रहे हैं जो इन दोनों की तो है, लेकिन किसकी है मेरे को यह नहीं पता, तो मैं किसको दूं इसकी चीज, इस वस्तु की डिलीवरी मैं किसको दूं। एंड ऑफ ऑब्टेनिंग इंडेमनिटी फॉर हिमसेल्फ, और कोर्ट से क्या बोलेगा इंटरप्रेटेड सूट में, सर अगर इनकी इस वस्तु की वजह से मेरे को कोई नुकसान होता है ना, कभी जाके कोई मेरे को नुकसान हो जाए, इसको मैं दे दूं तो दूसरा मेरे ऊपर फाइल कर दे, तो इंडेमनिटी भी दे दो मेरे को प्रोटेक्शन भी दे दो कि जो भी लॉस होगा, जिसको मैं चीज दूंगा वो झेलेगा मेरे लॉस को, ठीक है। तो ये अब 88 का प्रोवाइजो हम पढ़ते, फिर 88 को अच्छे से समझाऊंगा एक एग्जांपल के साथ। प्रोवाइडेड वेयर एनी सूट इज पेंडिंग, जहां इंटरप्लेटर सूट दाखिल करना है पर वो दाखिल नहीं हुआ, उससे पहले एक दीवानी मुकदमा पेंडिंग है, मतलब पेंडर लाइट है। इन विच द राइट्स ऑफ ऑल पार्टीज कैन प्रॉपरली बी डिसाइडेड, जिसमें कि अधिकार जो पार्टीज है जो एडवर्सली क्लेम कर रही है आपस में, ठीक है, उसकी राइट्स अच्छे से डिसाइड हो सकती है, निर्णय आ सकता है उनके अधिकारों पर। नो सच सूट ऑफ इंटरप्लेटर शैल बी इंस्टीट्यूट, तो अब इंटरप्लेटर सूट की कोई नीड ही नहीं है, क्योंकि पहले ही एक सूट फाइल हुआ पड़ा है जिसमें पार्टीज के अधिकार अच्छे से डिसाइड हो सकते हैं, निर्णय लिया जा सकता है, तो अब इंटरप्लेटर सूट फाइल करके क्या फायदा।
तो यह था हमारा 88 इंटरप्रिटेड सूट, जो कि सीधा सीधा कनेक्ट होता है ऑर्डर 35 ऑफ द सीपीसी के साथ, जो भी इंटरप्रिटेड सूट की ऑर्डर्स बताता है और डिटेल में बताता है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं एक कोचिंग सेंटर पे बैठा हूँ, ठीक है। तो मैं अकेला बैठा हूँ क्लास में, क्योंकि क्लास खत्म हो चुकी होती है। तो मेरे को एक मोबाइल फ़ोन गिरा हुआ दिखता है कोचिंग सेंटर में। मैं उसको उठा लेता हूँ और मैं देखता हूँ यार किसका मोबाइल फ़ोन है, बिल्कुल नया मोबाइल फ़ोन है, उसके ऊपर ना किसी का वॉलपेपर लगा हुआ, ना उसमें सिम डली हुई, ना कुछ भी। ऐसी सिचुएशन है मान के चलिए, और वो बिल्कुल नया है। तो वो होगा तो क्लासमेट का या किसी और का होगा। तो दो बंदे भागे भागे नीचे से आते हैं, ऑब्वियसली वो मेरे से पहले क्लास ले रहे होंगे उस इंस्टीट्यूट में, वो आते हैं। तो दोनों कहते हैं, और दोनों का फ़ोन सेम सा, ठीक है। वो कहते हैं, या एक का होगा भी नहीं, एक वैसे ही मांग रहा होगा। तो वो कहते हैं मिस्टर ए और मिस्टर बी, नीचे से मान के चलो उनका नाम ए और बी है, वो नीचे से भगे भगे आते हैं, मेरे से बोलते हैं मोहित ये तो मेरा फ़ोन है। ए बोलता है, बी बोलता है यार नहीं ये मेरा फ़ोन है। अब दोनों बोलते हैं, ए बोलता है मेरा है, मेरे को बोलता है, मतलब जिसके पास फ़ोन है, मेरे पास वो फ़ोन है, मेरे को मिला है ना। ए बोलता है मेरा, बी बोलता है मेरा। अब मैं किसको फ़ोन दूँ, क्या दुविधा है, ना तो उसमें सिम है। अब मैं ये कह दूँ भाई इसका नंबर बताओ, इसको इसमें कॉल करके बताओ, इसका पासवर्ड बताओ, इसमें क्या क्या वो है, ठीक है। ये ऐसे या तो ऐसे अटेंड करूँ, लेकिन ऐसा भी कोई मेरे पास तरीका नहीं है, क्योंकि उसमें ऐसा लॉक लगाया हुआ है कि भाई उनसे ही खुलेगा, ठीक है। अब उनको मैं दे भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि भाई एक को दे दिया तो वो कहेगा कि मेरी प्रॉपर्टीज को क्यों दी या उसकी प्रॉपर्टीज को क्यों दी। तो ऐसी सिचुएशन बनी पड़ी है कि दो व्यक्ति अब उस फोन को ए और बी मेरे से मांग रहे हैं, और मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ मैं किसको डिलीवरी दूँ इस फोन की, कौन है राइटफुल क्लेमेंट, कौन है। तो ऐसे में मैं क्या करूंगा, उस मूवेबल प्रॉपर्टी, एक सेल फोन, एक एप्पल का फोन मेरे को पड़ा हुआ मिला है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी है ना, चल संपत्ति है ना, वो चल सकती है ना, मैं उसको जेब में लेके इधर उधर घूम सकता हूँ ना। तो मैं ऐसे में क्या करूंगा, एक सूट फाइल कर दूंगा, और उस सूट को कहेंगे इंटरप्लेटर सूट। ये ऑर्डर 35 और सेक्शन 88 में देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं इंटरप्लेटर सूट। जहां आप ये नहीं पता लगा रहे हैं कि आपके सामने दो या दो से ज्यादा व्यक्ति खड़े हैं और वो एक ही चीज को आपस में मांग रहे हैं, मेरी है, ये पैसा मेरा है, ये पैसा उसका है, ये पैसा मेरा है, ऐसे मांग रहे हैं, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ठीक है। तो अब मोहित क्या करेगा, कोर्ट में जाएगा, मेरी टेंशन खत्म, मैं इंटरप्लेटर सूट फाइल कर दूंगा और मैं देने के लिए रेडी उस प्रॉपर्टी को। लेकिन किसके फैसले पर, अब कोर्ट का जो फैसला आएगा कि भाई कोर्ट निर्णय लेगा कि अब ये प्रॉपर्टी किसको देनी है, और बस मैं किस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, मैं बस अपनी जो चार्जेस, जो कोर्ट में जाने में मेरी खर्चा होगा या उस प्रॉपर्टी को रिटेन करने में, भाई मैंने 2-4 दिन अपने घर में भी रखूंगा, उसको चार्ज पे भी लगाऊंगा, उसको चार्ज भी करूंगा, उसकी देखभाल भी करूंगा, मतलब उसको अपने, ये तो कोई फ़ोन का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कुछ भी प्रॉपर्टी हो सकती है जिसके ऊपर कोई एडवर्सली क्लेम अपने आप में मांग रहे हो, मतलब एक दूसरे पे क्लेम अपने आप चिपटा कर रहे हो और मेरे से मांग रहे हो, तो वो कुछ भी चीज़ हो सकती है। अब मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का तो स्कोप इतना वाइड है, आप कुछ भी ले लीजिए, पूरी पृथ्वी इन चीज़ों से घिरी पड़ी है। तो इंटरप्लेटर सूट का कुछ भी सब्जेक्ट मैटर हो सकता है। तो हम यहाँ पे अपने एग्जाम्पल फ़ोन में कर रहे थे, एग्जाम्पल फ़ोन का लिया होता हमने। अब कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये चीज़ किसकी, कौन से क्लेमेंट की है, और कौन सा इसका सच्चा स्वामी है, कौन सा इसका सच्चा ओनर है, उसको दे देगी फिर। और मेरे को क्या देगी, जो उस फोन का असली ओनर नहीं था उससे कोस्ट दिला देगी। असली वाले से क्यों दिलाएगी, उस नकली वाले से जो उसको गलत तरह से ऑब्टेन करना चाहता, उससे मेरे को कोस्ट दिला देगी। और किस चीज़ की कोस्ट दिलाएगी, जो मैंने वकील करा है, खर्चा करा है कोर्ट में इंटरप्लेटर सूट फाइल करने का, उस चीज़ के। या कोई मैंने कोई अन्य प्रॉपर्टी थी, मान के चलिए किसी की बफेलो थी और वो बफेलो ऐसे घूम रही थी, मैं उसको ले आया, उसका कोई ओनर, फिर बाद में 2 ओनर आते हैं, कहते हैं मेरी है, फिर मैं इंटरप्रेटर सूट फाइल कर दूंगा उस बफेलो को असर्टेन करवाने के लिए किसकी है, ए या बी की किसकी है। अब उस बफेलो को मैं 2-3 दिन अपने घर पे भी रखूंगा, जब तक सूट में रिजल्ट आता है 2-3 महीने, अब उसको खवाऊंगा पियाऊंगा भी, तो अब मेरा खर्चा नहीं होगा, तो वो कोस्ट दिला देगी, कोस्ट चार्ज दिला देगा, मेरे को चार्जेस दिला देंगे। कोर्ट किससे दिलाएगा, जिस पार्टी की वो बफेलो नहीं थी और फिर भी वो मेरे से मांग रहा था कि दे मेरे को, उससे दिलाया जाएगा। अब क्योंकि सबसे डिफॉल्टेड पार्टी वही है ना, उसकी वजह से ही तो यह सूट फाइल हुआ है। अगर वो शुरू में मना कर देता भाई मेरी नहीं है, तो सूट फाइल होता, बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसीलिए उससे कोस्ट दिलाई जाएगी, क्योंकि वो द पार्टी एट मच फॉल्ट है, क्योंकि उसकी वजह से ही लिटिगेशन अराइज हुई थी। अगर पहले ही कहता था मेरी नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ, ये फोन मेरा नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ, ये भैंस मेरी नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ, तो नहीं होती लिटिगेशन राइट्स। पर उसने एडवर्सली क्लेम भी किया और एक्चुअल में उसका कोई राइट है ही नहीं उसमें, तो अब किससे कोस्ट दिलाई जाएगी, उसी से दिलाई जाएगी जो कि बोलता है मेरी है और उसकी एक्चुअली मिलती नहीं है, ठीक है। अब 88 का प्रोवाइजो समझा देता हूँ। कोई मान के चलिए जिसकी वो बफेलो थी जो कि मेरे को मिलती है, ठीक है, और वो बाद में फिर आ जाते हैं मेरे घर क्लेम करने की मेरी है, तेरे को मिल गई, हम छोड़ के चले गए थे, मेरे को मिल गई। तो कह रहे हैं मेरे इंटरप्रेटर सूट फाइल करने से पहले उन ए और बी ने आपस में ही सूट फाइल कर लिया और उसमें मेरे को भी पार्टी बना लिया कि भाई
ए ने या तो बी के ऊपर कर दिया, क्या किया, ए ने क्या लिखा होगा उसमें, ए बफेलो मेरी है और बी इसको क्लेम कर रहा है मेरे ऊपर, मेरे पे आप डिक्लेरेशन कोर्ट से प्रेयर करी होगी, डिक्लेयर कर दो कि इस बफेलो का मालिक मैं हूँ। और बी के ऊपर भी सूट फाइल किया होगा, पार्टी डिफेंडेंट बनाया होगा और मेरे को बना दिया होगा। मेरे को क्यों बनाया होगा, क्योंकि भाई उसके पास उसकी जो फिलहाल जो बफेलो उसकी पोजीशन उसके पास है। तो इसलिए जो सूट अब ऑलरेडी पेंडिंग है कोर्ट में, ए ने बी और मेरे ऊपर किया हुआ है, अब फिर मैं क्या करूंगा इंटरप्रिटेड सूट फाइल करके। जब पहले ही एक सिविल मुकदमे में राइट्स असर्टेन हो सकती हैं, तो अब मैं इंटरप्रिटेड सूट फाइल करके क्या करूंगा ए और बी के ऊपर, जब पहले ही कोर्ट एक डिसाइड मतलब पेंडिंग एक लिटिगेशन जो ए ने कर रखी है बी के और मेरे ऊपर, तो कोई फायदा नहीं है इंटरप्रिटेड सूट का। ठीक है, ये सेक्शन 88 का प्रोविजन यही कह रहा है। ठीक है, अब हम पार्ट 5 सीपीसी के पैटर्नल अथॉरिटी का करेंगे, जो कि स्पेशल प्रोसीडिंग्स बताता है। हम इसमें अब 89 करेंगे, ठीक है, 90 करेंगे, 91 करेंगे, 92 करेंगे, 93, 94, 95। अब हम कर लेंगे इसमें 89 से 95 तक करेंगे, फिर अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, अच्छी तरह से समझाऊंगा। अब देखिए सप्लीमेंट, अब सॉरी पार्ट 5 में स्पेशल प्रोसीडिंग्स, कुछ स्पेशल प्रक्रिया दे रखी है। आर्बिट्रेशन, सबने सुना होगा आर्बिट्रेशन क्या होती है, आर्बिट्रेशन क्या होती है, तो अब बताऊंगा आर्बिट्रेशन होती क्या। 89 सेक्शन 89, वैसे तो सॉरी वैसे तो मेंस का क्वेश्चन है, लेकिन प्री में भी आ सकता है, बहुत बार आया हुआ है। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स आउटसाइड द कोर्ट। अब एक सूट फाइल हो चुका है, दीवानी मुकदमा ए और बी के बीच में, किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। मान के चलिए ए ने कोई प्रॉपर्टी जो बी के कब्जे में है, उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी, उस पर बी कब्जा करके बैठा है, ए ने उसकी रिकवरी के लिए सूट फाइल किया हुआ है बी के ऊपर। तो ये 89 यही बता रहा है कि भाई सूट तो डाला हुआ है, लेकिन क्या उसका समझौता बाहर हो सकता है, कोई ब्राइट चांसेस हैं कि समझौता बाहर हो सकता है, तो सेटलमेंट बाहर की बार हो जाती है, तो वो हो जाएगी। 89 में उसके ऑर्डर करता है कोर्ट। 89 सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स आउटसाइड द कोर्ट। अब 89 का 1, वेयर इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट देयर एग्जिस्ट एलिमेंट्स ऑफ अ सेटलमेंट। जहां कोर्ट को, जहां अदालत को, सिविल जज जूनियर डिवीजन साहब को यह दिखता है कि क्या, कि भाई सूट में तो इस दीवानी मुकदमे को एलिमेंट्स दिख रहे हैं, मेरे को रेशे दिख रहे हैं, कि मतलब हरकत दिख रही है पार्टीज की कि बाहर इनका समझौता हो सकता है, मतलब कोर्ट में ये समझौता नहीं कर पाएंगे कि, लेकिन बाहर आउटसाइड द कोर्ट ये कर सकते हैं। विच मे बी एक्सेप्टेबल टू द पार्टीज, और ये समझौता जो ये पार्टीज करेंगी, ये पार्टी इनको स्वीकार भी करेंगी। ठीक है भाई, ए उसको बी को कुछ शर्तें बताएगा, बी ए को शर्तें बताएगा, तो वो शर्तें वो कॉमनली ऐसी बताएंगे जो ए को पच जाए और जो बी को पच जाए। द कोर्ट शैल फॉर्मुलेट द टर्म्स ऑफ सेटलमेंट। तो उनके समझौते की क्या टर्म्स रहेंगी वो कोर्ट ही बताएगा कि भाई आप इस बारे में बात करना, बाहर जाके आप आर्बिट्रेटर के पास जाके इस बारे में बात करना, तो कोर्ट ही फॉर्मुलेट करेगा क्या, वो शर्तें उस सेटलमेंट के लिए, समझौते के लिए। एंड गिव देम टू द पार्टीज फॉर देयर ऑब्जर्वेशंस। और वो शर्तें फॉर्मुलेट करेगा जब अदालत, सिविल जज जूनियर डिवीजन साहब, तो वो पार्टीज को दे देगा, दलों को दे देगा, प्लेंटी को, डिफेंडर को दे देगा कि जाओ अब आर्बिट्रेटर के पास जाके इसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस करो, इसके बारे में विचार विमर्श करो। ठीक है, एंड आफ्टर रिसीविंग द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द पार्टीज, और अब पार्टीज ने ऑब्जर्वेशन कर लिया, जो कोर्ट ने फॉर्मुलेशन करके दी थी टर्म्स, उसके बारे में विचार विमर्श कर लिया, अब फिर कोर्ट को वापस जमा कर दी अपनी ऑब्जर्वेशंस। तो अब कोर्ट क्या करेगा, द कोर्ट में रीफॉर्मुलेट द टर्म्स ऑफ द पॉसिबल सेटलमेंट। अब जो एक बार जो इस पे विचार विमर्श हुआ है, फिर से पढ़ेगा कोर्ट कि भाई हाँ इन्होंने ये इन्होंने वो करा है, कंसिडरेशन करी है, यह विचार विमर्श करा, उस आर्बिट्रेट उस पन्ने पे पड़ेगा जो उनके बीच में बातें हुई होंगी उस टर्म्स के बारे में जो फर्स्ट टाइम फॉर्मुलेट करी थी। अब दोबारा से फिर उनको पढ़ के दोबारा से रीफॉर्मुलेट करेगा, मतलब कुछ और चेंजेस होंगे तो वो भी करेगा उसके अनुसार कोर्ट ही। एंड रेफर द सेम फॉर। अब उसको जो रीफॉर्मुलेट दोबारा से करेगा, एक बार तो पार्टीज को दे चुका है भाई आपस में बात कर लो बाहर बैठ के, अब फिर जो बात बने तो मेरे को बता देना। अब जो बात बनी है वो कोर्ट को बताई, और फिर कोर्ट ने दोबारा कुछ अगर उसमें चेंजेस की जरूरत है फिर रीफॉर्मुलेट करेगा टर्म्स को कि कुछ क्या और चेंजेस की जरूरत है, क्या पार्टीज को और बात करने की जरूरत है, फिर कुछ को रेफर कर देगा। अब फिर सिर्फ पार्टीज को नहीं बोलेगा कि पार्टीज दोबारा इस रीफॉर्मुलेशन के ऊपर बात करके विचार विमर्श करके आओ, नहीं, अब किसी अथॉरिटी के पास भेजेगा, वही अथॉरिटी बताई हुई है ए में। आर्बिट्रेशन, अब सीधा भेजेगा आर्बिट्रेटर के पास। आर्बिट्रेटर के पास मतलब जो सेटलमेंट करवाता है, मतलब पार्टीज को समझाता है, उनके दिमाग में घोला मोली करता है और उनको बताता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, आपका बहुत प्रॉफिट, आपका जो प्रॉफिट होना था आप सूट फाइल करके दोनों अपने प्रॉफिट को हारते जा रहे हो, आपको लॉस हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ गुत्थी पढ़ाता है आर्बिट्रेटर। मतलब मेनली आर्बिट्रेटर का काम होता है कि डिस्प्यूट को सुलझेड़ा करे उसका। ठीक है, बी कंसिलिएटर के पास भेज देगा कंसिलिएशन करवाने के लिए, पार्टीज के बीच में कॉम्प्रोमाइज समझौता करवाने के लिए। सी जुडिशियल सेटलमेंट इंक्लूडिंग सेटलमेंट थ्रू लोक अदालत, या कोई जो लोक अदालत लगती है, SLAA एक 1987 का एक एक्ट है, ठीक है,
ऐसा ही है कुछ, ऐसा लिए, हाँ ये लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, इसके थ्रू लोक अदालत लगती है हर जिले में, हर राज्य में, मतलब, और हर मेनली शनिवार या सैटरडे या संडे को लगती है, 3-4 महीने में एक बार। तो लोक अदालत में भी उनके डिस्प्यूट को भिजवा देगा कि भाई लोक अदालत में जाके जो पीओ प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैठे रहेंगे लोक अदालत में, मैं उनको कह दूंगा और ये ले जाओ और उनको दिखा देना ये टर्म्स, और वो तुम्हारा सुलझेड़ा करवा देंगे, तुम्हारा क्या करवा देंगे, तुम्हारी सेटलमेंट करवा देंगे। और वो सेटलमेंट समझौता जुडिशियल होगा, मतलब कानूनी रूप से होगा, ठीक है। डी, मीडिएशन, या मीडिएशन के लिए भिजवा देंगे। मीडिएशन क्या होता है, एक ट्रेंड कोई ट्रेंड वकील या कोई ट्रेंड रिटायर्ड हाई कोर्ट जज या फिर रिटायर्ड कोई डीजे या रिटायर्ड कोई सिविल जज, वो मीडिएशन सेंटर में बैठा रहता है, जैसे भी उसको अथॉरिटीज अपॉइंट करती हैं, और वो फिर एक पार्टी को अच्छे से उसके माइंड के साथ डील करता है और उसको बताता है कि भाई ये जो तुमने केस फाइल करा है, तुम्हारे ऊपर ये केस फाइल हो रहा है, तो व्यर्थ का है, तुम्हारे बीच में कोई इशू है ही नहीं, ये तो हम ही सोल्व करा देंगे, इतना छोटा सा इशू है, तो उसके लिए भी हो सकता है, ठीक है। अब 89 का 2, वेयर अ डिस्प्यूट हैज बीन रेफर्ड, अब एक डिस्प्यूट भेज दिया गया है इनके पास, इन अथॉरिटीज के पास, तो सारे यही बता रहे हैं ABCD में, इसमें ABCD में यही बता रहा है कि अब जो आर्बिट्रेटर के पास भेजा गया उसमें ये आर्बिट्रेशन और कंसीलिएशन एक्ट 1996 लग जाएगा, और जो लोक अदालत के पास भेजा गया उसमें ये लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के प्रोविजन लग जाएंगे। और सी, अब ये जो जुडिशियल सेटलमेंट जो लोक अदालत के थ्रू हुई है उसमें भी ये लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के प्रोविजन लग जाएंगे। और जो ये मीडिएशन और जो कॉम्प्रोमाइज का है उसके, अब डी में थोड़ा अलग है, जो फॉर मीडिएशन द कोर्ट शैल अफेक्ट अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द पार्टीज एंड शैल फॉलो सच प्रोसीजर एज मे प्रिस्क्राइब, जो मीडिएशन के लिए अब दूसरे कोर्ट को या दूसरे जज साहब को भेजा जाएगा या किसी और अथॉरिटी को भेजा जाएगा जो जिसके पास क्वालिफिकेशन है शांत करवाने की पार्टीज को कि भाई वो सूट में कॉम्प्रोमाइज कर ले, तो जो भी कोर्ट के प्रोविजन होते हैं, जो प्रोसीजर कोर्ट फॉलो करता है, वह लग जाएंगे। तो ये हमारा 89 पूरा हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्री के लिए यह सेक्शन है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 90 से लेके 95 तक, ठीक है। अब ये सारे लंबे सेक्शन है तो जल्दी से कंप्लीट करवा देता हूँ, ठीक है। सेक्शन 90, पावर टू स्टेट केस फॉर ओपिनियन ऑफ कोर्ट। अब शक्ति क्या, केस को स्टेट करने के लिए, और किसके ओपिनियन, किसकी राय के लिए, अदालत की राय के लिए। अब बॉडी बढ़ते 90 की, वेयर एनी पर्सन एग्री इन राइटिंग टू स्टेट अ केस फॉर द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, जहाँ एक व्यक्ति राजी हो जाता है, एग्री हो जाता है, हाँ भर लेता है, किस बारे में, कि मैं एक केस है, कोई मेरे पास केस है, मेरे पास कुछ बातें हैं, मैं वह बातें, और अदालत की भी राय है वह बातें सुनने में, तो वो व्यक्ति जो वो बातें जो राय रखना चाहता है वो एग्री हो जाता है कि हाँ मैं ये बातें रखूंगा और मैं अपने केस को स्टेट करूंगा, मतलब वो इंटरवीनर का काम करता है, ठीक है। देन द कोर्ट शैल ट्राई एंड डिटरमाइन द सेम इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड, और वो जो राय है जो वो व्यक्ति दे रहा है उस सूट के प्रति, जो वो मैटर इन कंट्रोवर्सी है, जो ओरिजिनल पार्टीज के बीच में जो मैटर इन कंट्रोवर्सी है उससे रिलेट रखती है सीधी। यही मान के चलिए कोई प्लेंटिफ का पिताजी है, प्लेंटिफ ने कोई यूं ही हवाबाजी में केस करा हुआ है कोई बी के ऊपर किसी प्रॉपर्टी का, लेकिन प्लेंटिफ के पिताजी सारे बारे में जानते हैं। मान के चलिए कोई प्लेंटिफ के दादाजी ने कोई बी के दादाजी को कोई प्लॉट गिफ्ट में कर दिया। पहले भाई प्लॉट ऐसे गिफ्ट में दे दिया करते थे, कोई इतना वो नहीं होता था, क्या नहीं होता था, प्लॉट के प्रति कोई इतना पागल नहीं था कि भाई जमीन भी कुछ चीज होती है, ऐसे दान दक्षिणा में दे देते। तो जो अब प्लेंटिफ है फिलहाल के केस में, उसके दादाजी ने एक प्लॉट बी के दादाजी को गिफ्ट में दे दिया था कि भाई आप दूर से आए हो, चलो बच जाओ, आप अच्छे आदमी लग रहे हो, आप बच जाओ। भाई जमींदार होंगे, ए के दादाजी बहुत बड़े किसी गाँव के, लेकिन ये भुक्कड़ है, भाई प्लॉट क्यों दिया उसको वापस करने के लिए कि भाई ये तो हमारी प्रॉपर्टी है बी, अब तेरे जो तूने इसमें मकान बना रखा है ये हमारी प्रॉपर्टी है, उसने ए ने उसके ऊपर केस डाल रखा होगा। तो अब इन सारी बातों का कि भाई ए के दादाजी ने बी के दादाजी को प्लॉट गिफ्ट में किया था भाई, तो उस ए के पापा को भी पता होगा, वो भी देख रहा था कि जब मेरे पिताजी, जब बी ए को पता है तो उसके पापा को पता होगा कि भाई मेरे पिताजी ने तो प्लॉट दे दिया था बी के दादा को, अब मेरे बेटे ने उसके ऊपर केस कर रखा प्लॉट की प्राप्ति के लिए, रिकवरी के लिए। तो अब ए का जो फादर है वो कोर्ट में आएगा, वो केस को स्टेट करेगा, एक चीज बताएगा कोर्ट में जिससे कि जो मैटर इन कंट्रोवर्सी है वो बिल्कुल ऐसा कैसा जो बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट हो पड़ा वो ऐसे बिल्कुल सम अप हो जाएगा और केस डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। तो वो ए का पापा आगे बता देगा, सर ऐसे ऐसे बात है, ये ए तो मेरा बेटा पागल है, इसने ऐसे केस फाइल करा, मेरे पापा ने अपनी मर्जी से दी थी और ये मैं इसका गवाह हूं, तो बता देगा वो, तो मैटर इन कंट्रोवर्सी तो फुस वो तो डिस्पोज ऑफ हो जाएगा तुरंत, ठीक है। तो ये है, लेकिन फिर भी डिस्पोज ऑफ नहीं होगा भाई, उसको तय करेगा, डिटरमाइन करेगा कौन,
उसी तरीके से फिर वो मैटर डिटरमाइन होगा, कोर्ट फिर उसी तरीके से उसको डिटरमाइन करेगी। तो ये था हमारा 90 91 पढ़ते हैं। अब 91 और 92 प्री के मतलब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 91 पब्लिक न्यूसेंसेज एंड अदर रॉन्गफुल एक्ट्स अफेक्टिंग द पब्लिक। अब जनता जनार्दन के बीच में हा हुल्लड़, न्यूसेंसेज मतलब हा हुल्लड़, एंड अदर रॉन्गफुल एक्ट्स, या फिर और कोई जो ऐसे एक्ट है जो कि गलत है, जो और कार्य जो कि गलत है, रॉन्गफुल है, वो मतलब अनलॉफुल नहीं है, गैर कानूनी नहीं है, मतलब लेकिन गलत है, जिनको सोसाइटी कहती है भाई ये नहीं होना चाहिए, पनिशेबल भी नहीं है लेकिन गलत है, अफेक्टिंग द पब्लिक, और जो सीधा सीधा जनता जनार्दन को अफेक्ट कर रहे हैं, नतीजे पहुंचा रहे हैं उनके ऊपर। मान के चलिए अब वो मंदिर में चप्पल पहन के चला जाता है, भाई एक बार पहन के चला गया, ठीक है भाई, हिंदूज की मंदिर में टेम्पल से भावनाएं जुड़ी होती है, भाई एक बार पहन के चला गया तो कोई नहीं, गलती हो जाती है, तो वो है, माने के चलेंगे, वो उसकी पनिशमेंट थोड़ी मिल सकती है। मंदिर में कोई चप्पल पहन के चला गया तो उसको आप क्या जेल कटवाओगे? नहीं हो सकता ना। अगर वही आदमी रिपीटेडली 15 दिन से यही कार्य कर रहा है और बिल्कुल गोबर में संधी हुई अपने चप्पल पहन के मंदिर में जा रहा है, सिर्फ क्या करने के लिए? ऐसे ही न्यूसेंस क्रिएट करने की, हाउलड़ क्रिएट करने के लिए, तो ये तो गलत है, ये इसकी जेल नहीं कटवा जा सकती। पर ये क्या है? ये रॉन्गफुल एक्ट तो है ना, गलत कार्य है ना, कि भाई वो मंदिर में चप्पल पहन के 15 दिन से जा रहा है, उसको पुजारी वहां का 2 दिन से मना कर रहा है, 15 दिन 14 दिन से मना कर रहा है कि मत पहन के आ भाई, तू क्यों कर रहा है ऐसी गलती, फिर नहीं मान रहा, हाँ उलट कर रहा है, उसको तो क्या करना है, बस जो जनता जनार्दन के बीच में शांति है वो उसको भंग करना है। तो यही 90 बताओ, ऐसे व्यक्ति को रोका जाएगा। अब देखिए 90 का 1, इन द केसेस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस, कौन से मुकदमों में? जो मुकदमे हैं सिविल मुकदमे, किसके? जो जनता जनार्दन के बीच में हाँ उल्लड़ होती है उनके। और अदर रॉन्गफुल एक्ट्स, या कोई और अन्य गलत कार्य हैं अफेक्टिंग या जो नतीजे कर रहे हैं किस पर? जनता जनार्दन पर। और लाइकली टू अफेक्ट द पब्लिक, ये नतीजे उन्होंने जनता जनार्दन पर कर दिए हैं या पब्लिक पर, जनता जनार्दन पर वो नतीजे, कोई अफेक्ट, कोई मतलब परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेज कर सकते हैं जनता जनार्दन पर। अ सूट फॉर अ डिक्लेरेशन एंड इंजंक्शन, तो एक सूट, एक दीवानी मुकदमा फाइल होगा, एक सूट फाइल होगा, और वो किस चीज के लिए होगा? डिक्लेरेशन के लिए, कुछ घोषणा करवाने के लिए, एंड इंजंक्शन, या फिर किसी चीज को रोकने के लिए। यह सूट फाइल होते हैं पब्लिक न्यूसेंस में, याद रखना, डिक्लेरेशन एंड इंजंक्शन, ठीक है। तो जिसमें डिक्लेरेशन करवाई जाएगी उस सूट में, उसमें इंजंक्शन तो ली ही जाएगी, ठीक है, मेनली पब्लिक न्यूसेंस के केस में। वैसे आप डिक्लेरेशन करवा सकते हो विदाउट टेकिंग इंजंक्शन, लेकिन पब्लिक न्यूसेंस के केस में जिसमें घोषणा करवाई जाती है, डिक्लेरेशन करवाई जाती है, उसमें इंजंक्शन तो ली ही जाती है, ठीक है। और फॉर सच अदर रिलीफ एज में बी अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस केस में बी इंस्टीट्यूटेड, या कोई डिक्लेरेशन और इंजंक्शन के साथ साथ कोई और अन्य रिलीफ लेना है किसी प्लेंटिफ को, तो उस पब्लिक न्यूसेंस वाले उस सूट में वह रिलीफ भी ऐड कर सकता है और ले सकता है। और कौन इसको रिलीफ को लेगा? इंस्टीट्यूट कौन करेगा उस पब्लिक न्यूसेंस वाले सूट को? सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड इंजंक्शन और कोई और अन्य रिलीफ के लिए कौन सूट इंस्टीट्यूट करेगा पब्लिक न्यूसेंस का? ये करेंगे ए, बाय द एडवोकेट जनरल। तो एडवोकेट जनरल एजी साहब जो किसी राज्य के होते हैं वो करेंगे। अब एजी साहब को कहां अपॉइंट किया जाएगा? कौन नियुक्त करता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 165 में नियुक्ति की जाती है एजी साहब की, एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट, ऑफ द स्टेट की, ठीक है, राज्य के लिए एडवोकेट जनरल एजी साहब की। वो करेंगे या तो पब्लिक न्यूसेंस का सूट फाइल किसके लिए? डिक्लेरेशन के लिए या फिर इंजंक्शन के लिए। बी, विद लीव ऑफ द कोर्ट, अदालत की पहले परमिशन ली जाएगी और फिर कौन करेगा? बाय 2 और मोर पर्संस, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति भी कर सकते हैं पब्लिक न्यूसेंस का सूट फाइल, इवन दो नो स्पेशल डैमेज हैज बीन कॉज्ड टू सच पर्संस, फिर भी कर सकते हैं। तो वो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जो कि एडवोकेट जनरल भी नहीं है वो फिर भी कर सकते हैं, आम व्यक्ति 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, हालांकि उनको कोई स्पेशल डैमेज उस हा हुल्लड़ से हुआ नहीं है, तब भी वो कर सकते हैं, ठीक है। बाय रीजन ऑफ सच पब्लिक न्यूसेंस और अदर रॉन्गफुल एक्ट, अब वो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सूट फाइल कर सकते हैं पब्लिक न्यूसेंस का, ठीक है, डिक्लेरेशन और इंजंक्शन ले सकते हैं किसी व्यक्ति के विरुद्ध, और वो उनके पास कॉज ऑफ एक्शन उनके पास कुछ स्वयं का उनको स्पेशल डैमेज नहीं हुआ है। जो व्यक्ति प्लेंटिफ बन रहे हैं उस केस में उनको कोई स्पेशल डैमेज नहीं हुआ है, उस हा हुल्लड़ से उनको कोई परेशानी नहीं हुई है, बस वो सूट फाइल कर रहे हैं। भाई समाज के कोई समाज के कोई जिम्मेवार नागरिक हैं जो, मान के चलिए एक एग्जाम्पल देता हूँ इसका, मान के चलिए एक कोई सेक्टर 5 द्वारका में कोई बहुत बड़ा पार्क है, एक बहुत बड़ा पार्क है जिसमें पब्लिक जनता जनार्दन रोज सुबह घूमने आती है और शाम को घूमने आती है। अब कोई वहाँ का कोई वो है जो ये थोड़ी फोड़ी जो मलबा उलबा, ये जो बिल्डिंग टूटती है, बिल्डिंग तोड़ते हैं, उसका जो मलबा हो जाता है उसको ट्रॉली में भर के, वो जो ईंटें उटे होती है जो वो टूटी हुई उसको फेंक के आते हैं, ठिकाने लगा के आते हैं। वो मजदूर है कोई ट्रैक्टर ट्रॉली वाला है, उसमें अपने एक मलबा की बिल्डिंग तोड़ी और मलबा उठाया और अपने ट्रॉली में डाल लिया। और वो क्या कर रहा है? डेली अब मलबा भाई इतना सारा, कम से कम 100 ट्रॉली भरेंगी। अब डेली सुबह एक ट्रॉली उस पार्क में जिसमें जनता घूमती है, वो पार्क बहुत बड़ा है, मान के चलिए किसी उस पार्क के पोर्शन में डाल देता है, ठीक है,
किसी उस पार्क के पोर्शन में डाल देता है, या फिर अब डेली अगले दिन भी डालता है, अगले दिन भी डालता है। पब्लिक देख रही आती जाती शाम को, भाई ये तो कम से कम 5 ट्रॉली डाल चुका है उसमें पार्क में और मलबे की डाल रहा है। जनता तो सोचती है कि सरकार ने बोला होगा, वो सरकार से पूछती है एमसीजी में जाके, कोई वो जो पब्लिक होती है, जो रिस्पेक्टेड सिटीजन होते हैं, जो पार्क में घूमने आते हैं, कि भाई आपने किसी को बोला हुआ है क्या, कोई डेली ट्रॉली में भाई मलबा लेके आता है, ईट उट लेके आता है टूटी उटी और पार्क में डाल देता है। तो वो सरकार एमसीजी के जो नगर निगम के ऑफिशियल होते हैं, हमने तो किसी को नहीं बोला, हम ऐसा पाप क्यों करेंगे, हम पार्क को क्यों बिगड़वाएंगे। तो अब उनके पास कोज ऑफ एक्शन आ जाएगा उन 2 व्यक्तियों के पास। क्या वो पार्क उनका था जो 2 व्यक्ति छूट डालेंगे उस व्यक्ति के ऊपर, ट्रैक्टर वाले के ऊपर? नहीं है ना उनका पार्क, उनका स्पेशल डैमेज उनको हुआ है। अब क्या वो ईट रोडे उनके शरीर के ऊपर डाले गए हैं? नहीं डाले गए ना। क्या उनको स्पेशल डैमेज हुआ है? पर फिर भी वो डाल रहे हैं ना, क्योंकि जनता जनार्दन तो अफेक्ट कर रहा है ना उसका ट्रॉली का मलबा डाला हुआ, तो इसीलिए वे सूट फाइल कर सकते हैं। क्या स्पेशल डैमेज हुआ है उनको? क्या वे जो मलबा है जो उस ट्रैक्टर वाले ने डाला है उस पार्क में, क्या वो पार्क उनकी जमीन में बना हुआ था क्या? वो तो सरकार का पार्क था। तो ऐसे में 2 कॉमन आदमी जो उस मॉडल पार्क में मेरे और आपके जैसे घूमने जाते हैं, तो वो भी ऐसे में सूट डाल सकते हैं, एक दीवानी मुकदमा फाइल कर सकते हैं। और क्या डिक्लेरेशन का और घोषणा करवाने का, डिक्लेरेशन का घोषणा करवाएंगे और इंजंक्शन करके उस ट्रॉली वाले को रुकवाएंगे कि रुक जा, कल से डाल मत दियो। और मैंडेटरी इंजंक्शन में क्या लेंगे, जो डाला है पार्क में उसको उठा के लेके बन, यहाँ से चलता बन, साफ कर उसको पार्क को। और डिक्लेरेशन क्या करेंगे कि आज के बाद इस पार्क में यह व्यक्ति जो ये ट्रॉली से मलबा डालता है कभी भी इसमें मलबा नहीं डालेगा, या ये भी रुकवा देंगे कभी इस पार्क में आएगा नहीं। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, डिक्लेरेशन कर देंगे उसके, पर आने जाने के लिए तो रोक नहीं लगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन यह डाल देंगे कि भाई घोषणा कर देंगे इस पार्क में कोई मलबा नहीं डालेगा, और सिर्फ यह व्यक्ति जो अब स्पेशली जिसके ऊपर केस फाइल हुआ पड़ा है, जो डिफेंडेंट है, यह नहीं डालेगा, तो यह मंजूर हो जाएगा। तो ये पब्लिक न्यूसेंस के केस होते हैं। तो मान के चलिए एक और केस है, मेरे पास एक केस आया था, ऐसा ही था, मैंने लिया नहीं था, पर वो मान के चलिए एक गांव है, एक गांव में भाई गांव में डेयरी डूरी खोलना बिल्कुल ही बैन है, एनिमल हस्बेंड्री, ये डेयरी डूरी खोलना बिल्कुल बैन है। गांव के क्षेत्र, गांव में तो नहीं, शहर में बैन है, गांव में नहीं है, शहर में बैन है। अब शहर में कोई रेजिडेंस प्लॉट्स के आसपास कोई डेयरी खोल रहा है, तो उसमें कम से कम 100 भैंस है, 100 बफेलो है। अब वो बफेलो भाई इतना करती है शिट, और जिससे वो काबू में नहीं आता, और जो एमसीजी के पूरे सीवर वगैरह वो भरे होते हैं, और अब उससे बदबू उठ रही होती है उस नालों में से। अब जो आसपास के जो निवासी हैं जो शहर में रह रहे हैं, उनको बड़ी बदबू आती है। भाई न्यूसेंस तो हो रही है उनको, न्यूसेंस, बदबू से भी न्यूसेंस होती है, भाई स्मेल आई, हेल्थ खराब होगी, तो वो न्यूसेंस ही है। तो अब उनमें से भी उनको तो स्पेशल डैमेज चलो हो रहा है, लेकिन वो कहते भाई चलो हमारे तो गली का काम है, कोई और किसी और से कहते हैं, मेरे जो चाचा का लड़का दूर रहता, जो यहाँ भी नहीं रहता, उससे कहता हूँ भाई तू केस फाइल कर दे और बोल दे कोर्ट में डिक्लेरेशन का केस फाइल करते और इंजन करते कि ये डेयरी वाला है जो ये शहर में जो हमें बदबू सुंघा रहा है उस बफेलो की शीट की, ये ऐसा कार्य ना करे और इसको यहाँ से हटवाने के लिए ऑर्डर करवा ले। तो वो जो उसका चाचा का लड़का है जो उस निवास स्थान में रह रहा है, वो सूट फाइल कर सकता है उस डेयरी ओनर के खिलाफ और उसको वहाँ से निकलवा सकता है। ठीक है, तो यह होता है पब्लिक न्यूसेंस के सूट। ठीक है, अब 91 का 2 हम पढ़ेंगे। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अदरवाइज अफेक्ट एनी राइट ऑफ सूट विच में एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स ओन प्रोविजंस। तो ये बोल रहा है कोई व्यक्ति पब्लिक न्यूसेंस के लिए कोई व्यक्ति पब्लिक न्यूसेंस करता है, कोई डिफेंडेंट मतलब जो सूट में बनने वाला है वो पब्लिक न्यूसेंस करता है, लेकिन कोई व्यक्ति उसके ऊपर केस करना चाहते हैं, वो भी मतलब मिलकर भी, लेकिन 2 व्यक्ति उसके पास हो नहीं पाते। तो वो यूँ कह रहा है कि एक व्यक्ति भी कर सकता है उसके ऊपर केस। ये मत समझना फिर वो फिर पब्लिक न्यूसेंस 2 या 2 से अधिक व्यक्ति चाहिए केस करने के लिए पब्लिक न्यूसेंस के, नहीं, उसके पास इंडिपेंडेंटली भी एक राइट है उस व्यक्ति के पास कि भाई वो सूट फाइल कर सकता है, उसके प्रोविजंस में कर सकता है वो। ठीक है, ये नहीं है कि पब्लिक न्यूसेंस हो रहा है, हाँ उल्लड़ हो रहा है तो वो 2 व्यक्ति को एडवोकेट जनरल ही करेंगे। नहीं भाई, एडवोकेट जनरल नहीं कर रहे या 2 व्यक्ति उसको मिल नहीं रहे, वो अकेला भी कर सकता है। ठीक है, ये 91 का सेक्शन 91 का सबसेक्शन 2 क्लियरली बता रहा है कि 2 व्यक्ति भी अगर उससे नहीं मिल रहे उस पार्क में, मतलब जो पार्क में जो घूमने जा रहा था वो कोई भी उसके साथ नहीं मिल रहे, सूट फाइल नहीं करा सकते, वो अकेला भी कर सकता है। ठीक है, अकेला भी कर सकता है और वो सेम उसे कोई स्पेशल डैमेज भी नहीं हुआ हो और कुछ भी नहीं, जब भी कर सकता है। ठीक है, तो यह था हमारा 91 जो हमने बहुत अच्छी तरह समझा। अब 92 पढ़ेंगे, पब्लिक चैरिटीज। अब जो पब्लिक चैरिटीज है, ट्रस्टीज वगैरह के बारे में बता रहा है। तो ये बहुत लंबा है, लेकिन ये बहुत लेंथी सेक्शन है, ये इतना आता नहीं है। लेकिन 92 जो सेक्शन 92 है ना, इंडेक्स बेस याद रखना, पब्लिक चैरिटीज किस में दी है।
ये 92 में दी गई हैं, तो ये इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। मैच द फॉलोइंग दे देंगे, 91 में क्या है, पब्लिक न्यूसेंस है, और 92 में क्या है, पब्लिक चैरिटीज है। चलो पढ़ ही लेते हैं पब्लिक चैरिटीज को। इसका है ना फिर ये 92 का सबसेक्शन 1 ही पढ़ेंगे, क्योंकि 2, 3, 4 ये नहीं आते, ठीक है। 2, 3 और जो ये है ना 2, 3 इसके 3 से सबसेक्शन है 92 के। ये 2 और 3 तो आते नहीं, 92 के 1 से बहुत क्वेश्चन आते, थोड़े बहुत आते, देखते हैं अब। 92 का 1, इन द केस ऑफ एनी एलिज ब्रीच ऑफ एनी एक्सप्रेस और कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट, एक एक्सप्रेसली मतलब लिखित रूप से या मौखिक रूप से कोई ट्रस्ट बनाया हुआ है, मतलब मौखिक रूप से या लिखित रूप से कोई ट्रस्ट बना दिया एक बेनिफिशियल ओनर ने, तो बेनिफिशियल ओनर ने कोई ट्रस्ट बना दिया तो वो क्या हो गया, वो एक्सप्रेस ट्रस्ट हो गया। और कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट, ये कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट कैसे बनता है, ये भाई बिना मौखिक रूप से इम्प्लाइडली वे ट्रस्ट चल रहा है। मतलब एक व्यक्ति की जमीन है, उसमें साधु संत रह रहे हैं, साधु संत रिलीजियस पर्पस के लिए आए थे, जिस व्यक्ति की वह जमीन है उनको पता तो है इस व्यक्ति के, लेकिन वो रह रहे हैं, उनको कुछ नहीं बोल रहा। धीरे धीरे देखते जैसे टाइम पास होता है, वो उसमें एक मंदिर खड़ा कर लेते हैं, तब भी उस व्यक्ति ने जिसकी वह जमीन थी नहीं बोला भाई मंदिर तो करा, कोई दिक्कत नहीं है। अब धीरे धीरे करके वह मंदिर इतना बड़ा, उसका इतना बोलबाला हो जाता है कि दुनिया उसमें दर्शन करने आती है, जिसकी वो जमीन अब भी वो कुछ नहीं बोल रहा, चलो भाई मेरी जमीन अब मंदिर के यूज में आ रही है, ट्रस्ट बन गया, अभी रिलीजियस ट्रस्ट बन गया, तो यही कह रहा है। अब ये कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट बनाना, इम्प्लाइडली बनाना, तो यही कह रहा है। इन द केस ऑफ एनी एलिज्ड ब्रीच ऑफ एनी एक्सप्रेस और कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट, फेयर इन ट्रस्ट में जो खुलकर बना है और जो पहले कंडक्ट से बन गया था, व्यवहार से बन गया था, उनमें कोई ब्रीच हुआ है, उनमें कोई वोल्यूशन है, उल्लंघन हुआ है, तो ट्रस्ट में 2 पार्टीज होती है, एक बेनिफिशियल ओनर होता है, बेनिफिशियल ओनर होता है, और एक ट्रस्टी होता है। तो बेनिफिशियल ओनर वह होता है जो कि किसी लैंड का मालिक होता है। जैसे मान के चलिए मेरी एक लैंड है, मैं उसका मालिक हूँ, मैं उसका ओनर हूँ, अब उस लैंड पे 2-3 साधु आ जाते हैं, और मेरे को तो पता है वो साधु बैठे हैं, उस साधु को पता है कि मोहित की जमीन है, और लेकिन मैं उनको बोलता नहीं हूँ कुछ भी, मैं तो उनको एक्सप्रेसली भी नहीं कहता कि भाई इस पे आप मंदिर बना लीजिए, पर नहीं, लेकिन वो जब मंदिर की कंस्ट्रक्शन, भाई पहले झोपड़ी डालते हैं, झोपड़ी से भी मैं कुछ नहीं बोलता, पर वो धीरे धीरे मंदिर की कंस्ट्रक्शन कर देते तब भी मैं कुछ नहीं बोलता, मैं चल मंदिर तो बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बनने दे। तो मैंने कंस्ट्रक्टिवली ट्रस्ट बनवा दिया ना, मेरे कंडक्ट से ट्रस्ट बन गया था, अगर रोकता तो वो नहीं बनाते, पर मैंने बोलकर भी कुछ उनको इशारा नहीं किया कि रोको मैंने, तो उन्होंने लगा कि भाई मोहित की भी मर्जी है कि बन जाने दो, तो ऐसे में अब कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट बन गया, पर ऐसे में ब्रीच किया उन्होंने, कुछ ट्रस्ट तो बन गया अब, तो ऐसे में उसने ब्रीच किया, तो अब जो मैंने अपनी जमीन दी तो मैं बेनिफिशियल ओनर हूँ, और जो वो साधु लोग जो मंदिर जिन्होंने कंस्ट्रक्ट किया अब वो ट्रस्टी बन जाएंगे, ठीक है। तो ट्रस्ट में 2 पार्टी होती है, बेनिफिशियल ओनर और ट्रस्टी। तो मैं बेनिफिशियल ओनर जो मालिक है, और वो ट्रस्टी। अब जब ट्रस्ट बन गया तो अब वो ही रेख देख करेंगे, मैं नहीं करूंगा रेख देख, यही ट्रस्ट का मेन लफड़ा होता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे आगे, क्रिएटेड फॉर पब्लिक पर्पसेज और ऑफ अ चैरिटेबल और रिलीजियस नेचर, और जो ट्रस्ट बना है वो किसके लिए बना है, जनता जनार्दन के मतलब के लिए बना है, और सिर्फ क्या मतलब है भाई, चैरिटी करना, उस चैरिटी लेना उस ट्रस्ट का मतलब है, या फिर धार्मिक मतलब के लिए वो ट्रस्ट बना है। और वे द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट इज डीम्ड नेसेसरी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, और उस ट्रस्ट में अब निर्देश लेने जरूरी हो गए हैं एक कोर्ट के, एक अदालत के, कि भाई इसकी एडमिनिस्ट्रेशन, इसका चाल चलन, इसके ऑफिसर्स, इसके अधिकारी कौन होंगे, और इसके कार्यचलन कैसे चलेगा, इसका वर्क कैसे चलेगा, इसको एडमिनिस्ट्रेट कैसे किया जाएगा इस ट्रस्ट को, तो यह निर्देश लेना जरूरी हो गया है। तो कौन करेगा, कौन निर्देश लेगा कोर्ट से, कौन सूट फाइल करेगा, of any such trust, the advocate general or 2 or more persons having an interest in the trust, या तो एडवोकेट जनरल कर सकते हैं एजी साहब, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 165 में दिए हुए हैं, या फिर 2 or more persons having interest in the trust, या 2 से अधिक व्यक्ति जो कि ट्रस्ट में रुचि है उनकी। अब उनको ये नहीं है, अब ये नहीं हो सकता कि उनकी कोई ट्रस्ट में उनका लेना देना नहीं है, ना तो वो बेनिफिशियल ओनर है, ना वो बेनिफिशियल ओनर के एलआर है, नहीं, अब इसमें रुचि होनी चाहिए, उनका कोई हित होना चाहिए उस ट्रस्ट में, बेनिफिशियल ओनर का होना चाहिए या फिर ट्रस्टी का होना चाहिए, ठीक है। एंड हैविंग ऑब्टेन द लीव ऑफ द कोर्ट, और सूट फाइल करने से पहले ट्रस्ट की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, निर्देशों के लिए, कोर्ट की लेने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी अदालत की। लीव ऑफ द कोर्ट जहां भी आ जाए तो मान लें परमिशन लेनी पड़ेगी। मे इंस्टीट्यूट अ सूट, तो इंस्टीट्यूट एक सूट फाइल कर देंगे, एक दीवानी मुकदमा फाइल कर देंगे, कौन, एडवोकेट जनरल या 2 या 2 से ज्यादा अधिक व्यक्ति जिनकी कोई रुचि है उस ट्रस्ट में, वो वेदर कंटेनियस और नॉट इन द प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन। तो कहाँ पे दीवानी मुकदमा फाइल होगा, सिविल अदालत में जो कि, और मुख्य सिविल अदालत मतलब डीजे साहब की, ठीक है। और इन एनी अदर कोर्ट एम्पावरिंग दैट बिहाफ अदर स्टेट गवर्नमेंट, या फिर राज्य सरकार ने कोई कोर्ट को बोला होगा कि स्पेशली आप चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट के जो मैटर है आप उसको देखोगे तो उस कोर्ट में फाइल होगा सूट।
within the local limits of jurisdiction the whole or any part of the subject matter of the trust is situated to obtain a degree। और राज्य सरकार ने बोला कि आप किसी कोर्ट को ऑथराइज कर दिया कि आप अब ट्रस्ट के मैटर देखो, चैरिटेबल ट्रस्ट है या रिलीजियस ट्रस्ट है मतलब के रखते हैं, और आपको हम एम्पावरमेंट करते हैं कि और वो सब्जेक्ट मैटर जो ट्रस्ट का सब्जेक्ट मैटर है उसी कोर्ट में फाइल होगा, उसी सीमा के लोकल लिमिट्स में होगा, ठीक है, जिसमें लोकल लिमिट्स में लोकल क्षेत्रफल में वह ट्रस्ट की प्रॉपर्टी पड़ती है मतलब लगती है, ठीक है। और वो ऑब्टेन अ डिग्री, उस सूट में क्या डिग्री ऑब्टेन करेंगे मतलब क्या रिलीफ उसमें प्ले करेंगे वो जो कि सूट डाल रहे हैं। ए रिमूविंग एनी ट्रस्टी, किसी ट्रस्टी को जो बेनिफिशियल ओनर ने कोई ट्रस्टी बनाया हुआ है उसको रिमूव करवा देंगे। जैसे मेरी जमीन में मैंने साधु बसवा दिए थे, मंदिर बनवा दिया था, तो मैं उसमें से कम मानिए 10 साधु हैं जो ट्रस्टी बनाए हुए थे मंदिर को संभालने वाले, उनमें से एक ज़्यादा वो कर रहा है, घपलेबाजी कर रहा है, जो फंड्स आते हैं खा जाता है उनको, तो मैं उसको एक को भी हटवा सकता हूँ, एक ट्रस्टी को हटवा सकता हूँ, मैं सूट फाइल कर दूंगा, ठीक है, मैं सूट फाइल कर दूंगा, या फिर मैं अपने साथ अपनी वाइफ को ले लूंगा, अपने किसी और चाचा ताऊ के लड़के को ले लूंगा, तो हम दोनों कर देंगे। बी अपॉइंटिंग अ न्यू ट्रस्टी, अब 10 साधु पहले थे ट्रस्टी, लेकिन 11वें साधु को दोबारा एक ट्रस्टी बना दूंगा, मतलब 10 से नंबर बढ़ा के 11 कर दूंगा। सी वेस्टिंग एनी प्रॉपर्टी इन अ ट्रस्टी, अब वो जो प्रॉपर्टी है वो पहले मेरी थी, पर मैं खुल के अब एक्सप्रेसली कोर्ट से निर्देश ले लूंगा कि सर मैं इस प्रॉपर्टी को छोड़ रहा हूँ, जो इनका मेन साधु है, जो मैंने ट्रस्ट, जो मेरे जमीन में मंदिर बना पड़ा था, जो मैंने निर्माण कराया था, अब मैं जो इसके मेन साधु है, जो मेरा ट्रस्टी है, मैं इसको अपनी पूर्णतः से प्रॉपर्टी इसमें समाना चाहता हूँ, इसको देना चाहता हूँ इस साधु को, ठीक है, तो वो भी करवा सकते हैं, उससे निर्देश ले सकते हैं अदालत से और करवा सकते हैं। सी डायरेक्टिंग अ ट्रस्टी हु हैज बीन रिमूव्ड, अब जो ट्रस्टी को रिमूव करवाया गया था क्लोज ए में, उसको डायरेक्ट निर्देश करवा देंगे, कोर्ट निर्देश कर देगा। और अ पर्सन हु हैज बीन क्रिएटेड सीज टू बी ट्रस्टी, या कोई व्यक्ति था जिसने अपने आप ही त्याग पत्र दे दिया ट्रस्टी के रूप से, तो वो भी उसको निर्देश करा सकते क्या, टू डिलीवर पोजेशन ऑफ एनी ट्रस्ट प्रॉपर्टी इन हिज पोजेशन टू द पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी। अब मान के चलिए वो 10 साधु नहीं थे जो ट्रस्टी थे, एक ही साधु था जो ट्रस्टी था, और बेनिफिशियल ओनर जो मैं था, मैंने सूट फाइल किया और उसको रिमूव कर दिया, उस साधु को मैंने कोर्ट की निर्देश ले लिया और उसको रिमूव करवा दिया अपने ट्रस्ट से। तो अब मैं क्या कोर्ट से प्रार्थना करूंगा कि साथ सर जज साहब यह भी निर्देश पास कर दीजिए, यह साधु तो बिल्कुल वो है, मैं अब इसके पास जाऊंगा तो ये मेरे को शराब दे देगा कि भाई ये तो मेरी है, तूने मेरे को कोर्ट से तो निर्देश वो करवाया, दखल अंदाज करवाया, मतलब ट्रस्ट से निकलवाया है, पर मेरी आत्मा तो इस मंदिर में है। तो मैं कोर्ट से प्रार्थना करूंगा जज साहब पुलिस फोर्स भेज के एक ऑर्डर कर दीजिए कि इसको रिमूव करवा दो वहां से और मेरे को कब्जे में बैठवा दो उस ट्रस्ट के, ठीक है। अब वो ट्रस्ट नहीं रहा, ट्रस्ट तो रहेगा लेकिन मेरे को कब्जे में बैठवा दो बेनिफिशियल ओनर को, ये कह देगा, ठीक है। यस इजी अब डी, अब 92 का क्लोज डी हम पढ़ेंगे, डायरेक्टिंग अकाउंट्स एंड इंक्वायरीज। अब बेनिफिशियल ओनर को वो साधु संत जिसको मैंने मंदिर के पर्पस लिए अपनी जमीन मंदिर बनाने के लिए दिया था, भाई बहुत सारे उसमें चैरिटी आती है और मैं वो चैरिटी मतलब करोड़ों में आती है, तो भाई उसका अकाउंट्स खाते खूते तो मेंटेन होंगे या फिर यूं ही है आबा का पापा खेल चल रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। तो मैं जिसका इंटरेस्ट है उस सूट में, उस चैरिटेबल प्रॉपर्टी में, मैं या कोई और मेरे से जुड़ा हुआ व्यक्ति, हम दो मिलकर सूट फाइल कर सकते हैं और कोर्ट से निर्देश ले सकते हैं कि हम उन खातों को एक बार उनकी टैली करना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, उनको एग्जामिन करना चाहते हैं, तो वो अभी हो जाएगा। ई डिक्लेयरिंग व्हाट प्रपोर्शन ऑफ द ट्रस्ट प्रॉपर्टी और ऑफ द इंटरेस्ट देयर शैल बी एलोकेटेड टू एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट। या भाई मेरी वो जमीन जो मैंने मंदिर के लिए पर्पस के लिए दी हुई है उन साधुओं को, वो कम से कम 10 एकड़ जमीन है, लेकिन जो मंदिर बनाया वो ओनली 1 एकड़ जमीन बनाया है, तो मैंने पूरी जमीन तो स्टार्टिंग में दे दी भाई, मेरे पास और ही वो जमीन मैंने 10 एकड़ जमीन दे दी थी कि भाई उसमें बना लो मंदिर, तो 1 एकड़ जमीन में उन्होंने मंदिर बनाया और 9 एकड़ जमीन ऐसे खाली पड़ी हुई है। तो मैं निर्देश डाल दूंगा सर कि ये मैंने ट्रस्ट की प्रॉपर्टी तो बना दी, अब मैंने या तो भाई एक्सप्रेसली ट्रस्ट बना दिया था, मेरे कंडक्ट से ट्रस्ट बन गया था, लेकिन जो ये 9 एकड़ जमीन खाली पड़ी है, मैं इसमें एक स्कूल भी बनाना चाहता हूँ, भाई धार्मिक जगह के साथ साथ एक स्कूल हो जाए या धार्मिक जगह के साथ साथ एक धर्मशाला भी बनाना चाहता हूँ, तो उसके निर्देश कोर्ट से लिए जा सकते हैं, ठीक है, कोई भी ले लेगा, बेनिफिशियल ओनर ले लेगा, ठीक है। अब एफ ऑथराइजिंग द होल और एनी पार्ट ऑफ द ट्रस्ट प्रॉपर्टी टू बी लेट, सोल्ड, मॉर्गेज्ड और एक्सचेंज। तो जो बेनिफिशियल ओनर है वो कोई और व्यक्ति है जिसका उस ट्रस्ट की प्रॉपर्टी में कोई हित है, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति जिसका ट्रस्ट की प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट है, तो वो क्या निर्देश ले लेंगे कोर्ट से कि ऑथराइज कर दो सर हमें कि मैं इस ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को किराए पर चढ़ा दूं, इसको बेच दूं, सेल कर दूं, या इसको गिरवी रखवा दूं, मॉर्गेज डीड बनवा दूं, मैं इसको किसी व्यक्ति को मॉर्गेज रख दूं मैं अपने ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को, या फिर
गिरवी रख दूं, मॉर्गेज डीड बनवा लूं या फिर एक्सचेंज कर लूं, मतलब यह जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है इसको किसी और ट्रस्ट की प्रॉपर्टी से अदला बदली कर दूं, तो ये भी निर्देश लिए जा सकते हैं कोर्ट के द्वारा, ठीक, कोर्ट से लिए जा सकते हैं। जी, सेटलिंग अ स्कीम, कोई स्कीम आई होगी भाई सरकार की, तो उसके हिसाब से कुछ प्रॉफिट्स लेने होंगे कोई स्कीम के, तो वो भी सेटल कर सकते हैं, ठीक है। एक, दो या दो से ज्यादा व्यक्ति सूट फाइल कर सकते हैं, और या तो एडवोकेट जनरल करवा सकता है। एच, ग्रांटिंग सच फर्दर और अदर रिलीफ एज द नेचर ऑफ द केस में रिक्वायर। अब ये सेक्शन 92, जो सेक्शन 92 का ये क्लोज एच है, ये अब रेजुडरी पावर दे रहा है कोर्ट को कि भाई ट्रस्ट से रिलेटेड जो चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट था उससे रिलेटेड अगर कुछ भी निर्देश देने की जरूरत पड़ेगी ना, तो आप दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। हमने आपका पूरी अथॉरिटी दी हुई है, और कुछ भी जो जरूरत पड़े ट्रस्ट से रिलेटेड, चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट से रिलेटेड आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास पूरी पावर है। तो यहाँ होता हमारा पूरा 92 का सेक्शन 92 का सबसेक्शन 1, और यही बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, प्री के पर्पस के लिए। इसमें से जो ये ए से लेके एस तक पॉइंट दिए गए हैं ना, या तो इनमें से कोई पूछ लेंगे, मतलब चारों में से 3 इनको सही दे देंगे और 1 को गलत दे देंगे, तो बोलेंगे इनकरेक्ट कौन सा वो निकालना पड़ेगा। या तो फिर ये पूछ लेंगे कि कौन पब्लिक चैरिटीज के लिए कौन सूट फाइल कर सकता है, तो ये पूछ लेंगे एडवोकेट जनरल, 2 और मोर पर्सन, या 1 पर्सन, या नन ऑफ द अबव। तो हमें लगाना है या बोथ आ जाए एडवोकेट जनरल और 2 और मोर पर्सन, तो वह होगा। या फिर एक जगह एडवोकेट जनरल दे रखा है और 2 और मोर पर्सन नहीं दिखाई दे रहा, तो एडवोकेट जनरल टिक करना पड़ेगा, ठीक है, यह हो रहा है। तो अब याद रखने का 91 में जो पब्लिक चैरिटीज में होता है, तो 2 या 2 से अधिक ज्यादा व्यक्ति तो करते हैं सूट फाइल, और या तो एडवोकेट जनरल भी कर सकता है। और देखो दोनों केस में कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, पहले लीव लेनी पड़ेगी, तभी फाइल होगा। लेकिन मेन बात क्या है, 91 पब्लिक चैरिटीज के केस में कोई स्पेशल डैमेज नहीं हो रहा था उन व्यक्तियों को, उनको अगर कोई भी डैमेज नुकसान नहीं हो रहा, तो वो तब भी उनके पास लोकल स्टैंड आई थी कोर्ट में जाके खड़े होने की। लेकिन 92 में जब कोई ट्रस्ट का मतलब का कोई केस है, लेकिन वो 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति जब कोर्ट में जाके लोकल स्टैंड आई उनकी तभी बनेगी जब वो कोर्ट के सामने जाके जब भी खड़े हो सकते हैं, जब उनका कोई इंटरेस्ट हो उस ट्रस्ट में, मतलब या तो भाई जमीन उनकी हो, या जमीन उनके पापा की, दादा की हो उन व्यक्तियों के, या फिर और 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कर सकते हैं सूट फाइल, या फिर एडवोकेट जनरल, ठीक है। तो ये था पब्लिक चैरिटीज के लिए। अब आज 1 घंटे 10 मिनट की 11 मिनट की वीडियो हो गई है। चलो अब ये जो बचे हुए सेक्शन है ये कल करवाता हूँ, ठीक है, आज ज़्यादा समझा दिया, तो 93 से लेके हम कल कर लेंगे, और जितने हमसे होंगे, ठीक है। चलो 93 तो एक बार कर ही लेते हैं। हाँ, 93 छोटा सा है, फिर हम 94 से करते हैं। 93, एक्सरसाइज ऑफ पावर्स ऑफ एडवोकेट जनरल आउटसाइड प्रेसिडेंसी टाउन। अरे ये तो कोई प्री में आता ही नहीं है। तो ये प्रेसिडेंसी टाउन सेक्शन 8 सीपीसी में दिए गए हैं, और 7 में वो दिए गए हैं प्रोविजनल प्रेसिडेंसी टाउन दिए गए हैं। तो बस ये याद रखना कि एडवोकेट जनरल जो बाहर जो प्रेसिडेंसी टाउन है ना, जैसे प्रेसिडेंसी टाउन पहले कौन से थे, यही थे, अहमदाबाद था, बॉम्बे था, और कलकत्ता था, ये थे, एक और था, 4 थे। तो उसके बाहर भी एडवोकेट जनरल अपने मतलब ये एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने उसकी। तो यही कह रहा है, बॉडी पढ़ते हैं 93 की। द पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 91 एंड 92, जो पावर कन्फर की हुई है 91 एंड 92 पे, किस पर कन्फर की हुई है, एडवोकेट जनरल कन्फर की थी ना पब्लिक न्यूसेंस के केस पे और पब्लिक चैरिटी के केस पे, ऑन द एडवोकेट जनरल की थी ना, में आउटसाइड द प्रेसिडेंसी टाउन बी विद द प्रीवियस सेंशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर बाहर भी ये पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, बॉम्बे, कलकत्ता, अब तो प्रेसिडेंसी टाउन बहुत सारे बन गए, पहले 4 हुआ करते थे, बॉम्बे, कलकत्ता, अहमदाबाद, और एक और हुआ करता था, वो मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। आउटसाइड द प्रेसिडेंसी टाउन बी विद द प्रीवियस सेंशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो पहले एडवोकेट जनरल परमिशन लेंगे किसकी, राज्य सरकार की, जिसके वो एडवोकेट जनरल, और क्या करेंगे, एक्सरसाइज ऑल्सो बाय द कलेक्टर। फिर वो एडवोकेट जनरल की पावर कौन एक्सरसाइज कर सकता है, कलेक्टर साहब भी कर सकते हैं प्रेसिडेंसी टाउन्स के बाहर। लेकिन प्रेसिडेंसी टाउन में कौन एक्सरसाइज करेगा 91 और 92 की पावर, एडवोकेट जनरल ही करेंगे। लेकिन उनके बाहर, प्रेसिडेंसी टाउन के बाहर, कलेक्टर साहब भी यह पावर 91 और 92 की एक्सरसाइज कर सकते हैं। और बाय सच ऑफिसर एज द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट इन दिस बिहाफ, या कोई और अन्य अधिकारी जो राज्य सरकार इस बिहाफ में अपॉइंट कर देगी कि 91 और 92 के आप भी केस डाल सकते हो, तो वह भी कर सकता है। मतलब सीधी बात है, प्रेसिडेंसी टाउन में तो एडवोकेट जनरल ही डालेंगे केस, ठीक है, पब्लिक न्यूसेंस का और पब्लिक चैरिटी का, या वो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति डालेंगे। लेकिन राज्य सरकार से परमिशन ले लेगा कौन, में आउटसाइड द प्रेसिडेंसी टाउन। अब प्रेसिडेंसी टाउन के बाहर 91 और 92 का केस डालना है, तो कह रहा है एडवोकेट जनरल को डालने की कोई जरूरत नहीं है। कौन डाल लेगा, विद द प्रीवियस सेंशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एक्सरसाइज ऑल्सो बाय द कलेक्टर। तो कलेक्टर पहले परमिशन लेंगे राज्य सरकार की, और फिर 91 और 92 के केस वह भी डाल सकते हैं। या कोई और अन्य अधिकारी भी जिसको राज्य सरकार इस बारे में नियुक्त कर देगी, ऑथराइज कर देगी, तो वह भी 91 और 92 के केस डाल सकते हैं दीवानी मुकदमे पब्लिक न्यूसेंसेस के लिए और पब्लिक चैरिटीज के लिए, ठीक है। तो 91 और 92 में, ये 93 डिक्लेरेशन देता है कि कलेक्टर को पावर दे देता है प्रेसिडेंसी टाउन के बाहर केस डालने में, ठीक है। तो यहाँ आता हुआ हमारा आज पूरा, हमने आज किया
79 से लेके 93 सीपीसी को रैपिडली वे में समझा और हमने सेक्शन वाइज बेरेक्ट रीडिंग की और बिल्कुल रैपिडली वे से इंटरप्रिटेशन समझी। तो कल की क्लास में हम अब 94 से आगे बढ़ेंगे, सेक्शन 94 पैटर्नल अथॉरिटी से आगे बढ़ेंगे और जितने हमसे हो सकते उतने करेंगे। सो आज के लिए बाय, टेक केयर, सी यू। अगर मतलब पढ़ो आने वाला एग्जाम, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।